हैप्पी वुमेंस डे। तो आपके हिसाब से इंटरनेशनल वुमेंस डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? अर्ली 20th सेंचुरी की बात थी। कुछ लेबरर्स में औरतों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया था। वुमेंस डे में यही सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए कि ये क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं। ये अलग अलग कल्चर्स में ऐसा हुआ है कि वुमेन के फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है, क्योंकि मर्द औरत को प्रॉपर्टी समझते थे, क्योंकि आप शांति से ऑफिस में काम कर रहे थे जब वो आपके बच्चे, आपका घर, आपके माँ बाप सब कुछ संभाल रही थी। कि आखिर चाहिए क्या औरत को, कि रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए। बट मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या मेल मेंबर को ये नहीं चाहिए? हमारे देश में एक प्रथा थी, सती प्रथा, तो ये कैसे स्टार्ट हुई? वेरी सैड टू टेल यू दैट अभी भी ऐसे जगह हैं जहाँ सती प्रथा छुपा के हो ही रहा है। सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ना लड़के और लड़की को साथ लाना बहुत जरूरी है, एजुकेशन में खास करके। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि किसी के लिए भी अपने आप को छोटा मत बनाओ। हैप्पी वुमेंस डे। वुमेंस डे आखिर मनाया क्यों जाता है? हमेशा हम इसे सेलिब्रेशन फॉर्म में देखते हैं, वुमेन्स को खुश करने के लिए कोशिश करते हैं, लेकिन साल में सिर्फ एक बार। लेकिन वुमेन्स को एम्पावर करने की बात क्या पूरे साल चलती है? क्या सपोर्ट मिलता है उन्हें फैमिली से, अपने हस्बैंड से, अपनी मदर इन लॉ से, अपनी मदर एंड फादर से, अपने पेरेंट्स से? तो इन सारी चीज़ों पे हम लोग बात करेंगे कि कैसे एक फीमेल को पीछे छोड़ दिया गया और मेल और फीमेल में कैसे इतना बड़ा डिस्टेंस, इतना बड़ा गैप क्रिएट हो गया। हरे कृष्णा दोस्तों, मैं हूं पूजा सिंह। स्वागत है आपका वैल्यू ऑफ लाइफ बाय पूजा खुशहाल पॉडकास्ट पे। आज हमारे साथ अरुणिमा जी मौजूद है फिर से एक बार हमारे स्टूडियो पे, जिनसे हम बहुत सारी बातें करेंगे और ऐसी बातें आज आपके सामने आएगी जिसके बारे में आज तक किसी ने कुछ बात ही नहीं की है। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए। अरुणिमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पे। थैंक यू सो मच फॉर इन्वाइटिंग मी। तो हिस्ट्री में जनरली पावर किसके पास ज़्यादा रही है, मैन या वुमेन के? एक्चुअली शुरुआत से देखा जाए, देयर इज दिस थियरी विच वाज प्रोड्यूस्ड बाय फ्रेडरिक एंजल्स करके 19th सेंचुरी में। कार्ल मार्क्स के साथ ही वो भी काम करते थे। तो उन्होंने बताया कि मेट्रियार्की मतलब मातृसत्ता ही शुरुआत थी एक्चुअली ह्यूमन सिविलाइजेशन की। लेकिन जैसे हंटिंग एंड गैदरिंग सोसाइटी आई, जिसमें कि हंट करना पड़ा एनिमल्स को, वैसे खाना पड़ा। तो उस समय जो पावर शिफ्ट हुआ या ट्रांसफ़र हुआ मर्दों से, तो वो आज तक चलता आया है। कि अगर आप उस समय से देखें कि फिजिकल पावर को ही मेन पावर समझा गया, राइट, है ना। तो उस हिसाब से प्रॉपर्टी भी मर्दों के नाम से होती थी, वोटिंग राइट्स औरतों के पास नहीं थी। तो ओवरऑल देखा जाए तो अभी तक उस सिचुएशन के बाद, क्योंकि पहले औरत को एक डिवाइन फेमिनिन पावर की तरह समझा जाता था कि ये जन्म दे सकती है, राइट, है ना। तो उसकी माँ होने का जो था उसको बहुत बड़ा समझाया जाता था। लेकिन जैसे ही ये सर्वाइवल इंस्टिंक्ट आया ना कि हंटिंग एंड गैदरिंग करना पड़ेगा, तो औरतों को का जो वो माँ बनती थी, पीरियड्स होता था या बच्चे पैदा होने वाले हैं, उस वजह से औरतों को फिर सही घर किया में गया। वो परफॉर्म नहीं कर पाती थी बिल्कुल उतना। तो इसीलिए पावर जो उस समय से ट्रांसफर हुई, मेन पावर जो जिसको बोलते हैं एजुकेशन की पावर हो या पैसे की पावर हो या प्रॉपर्टी की पावर, वो मर्दों पर शिफ्ट कर गई। तो इसीलिए अभी तक तो मैन को हमेशा इसलिए आगे रखा जाने लगा। बिल्कुल, हाँ, राइट। क्योंकि अगर पहले के टाइम की बात करें तो माँ के नाम से ही भगवान को भी जाना जाता था, जैसे देवकी नंदन, कौशल्या नंदन, ऐसे करके हम लोग पुकारते थे। इनफैक्ट शिव जी को बोला जाता है कि पार्वती के पति हैं, राइट, है ना। तो जो अभी आज हम लोग सिचुएशन देखते हैं, मिसेस करके टाइटल लगाना, ये तो ब्रिटिशर्स के साथ आया है। इंडियन जो हिंदुइज्म मेन है उसमें जैसे आप देखेंगे कि कौन्तेय, कुंती के पुत्र, या ऐसे करके माँ के नाम से बच्चे जाने जाते थे और पति के नाम के पहले भी पत्नी का नाम लगाया जाता था। बट अभी तो मतलब लोग अगर किसी से मिलते हैं तो सबसे पहले पापा का नाम क्या है ये पूछते हैं। राइट, यही इसी को बोलते हैं कि पेट्रियार्की को मतलब नैरो डाउन करते करते औरतों का जो रोल होता है उसको नैरो डाउन करते करते उनको बिल्कुल घर में शिफ्ट कर देना, धकेल देना, या जो भी बोलो। और उनकी पावर को मतलब उनको अब आज के टाइम में ये भी रियलाइज नहीं कि उनकी पावर क्या है एक्चुअली। हाँ, ये औरतों को भी मतलब काफी सारी औरतें भी हैं जो अपने एक्चुअल पावर को भूल गई हैं। हम लोग जब compete भी करते हैं मर्दों के साथ, तो कहीं ना कहीं हम लोग अपना ओरिजिनल पावर भूल चुके हैं कि एक औरत की भी एक डिवाइन फेमिनिन पावर भी है। राइट। तो इसी वजह से शुरू से जो बोलते हैं ना, जिसको कि साइड करते करते अल्टीमेटली औरत, अब ये पावर भूलने का रीजन ये है कि हमें शुरू से वही फील कराया गया है कि मैन ज्यादा पावरफुल है। राइट। एक ऐसे भी है J.S. मिल, एक फेमिनिस्ट है जिन्होंने 20th सेंचुरी के स्टार्टिंग में लिखी थी ऐसे कि अनफॉर्चुनेटली अभी तक ह्यूमन हिस्ट्री में हम लोग फिजिकल पावर को ही पावर समझ रहे हैं, जबकि आप अगर बुद्ध की बात करते हैं या ओशो की बात करते हैं, किसी भी स्पिरिचुअल पावर की बात करते हैं, वो फेमिनिन पावर है ना। मतलब आप क्रिएटिविटी को समझें
या शांति को समझें या नर्चरिंग को समझें, वो यिन एनर्जी है, वो Right. फेमिनिन पावर है। बिल्कुल जी। तो ये अलग अलग कल्चर्स में ऐसा हुआ है कि वुमेन के फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश किया गया है। आई थिंक ये एक फ्रेमवर्क है जिसको बोलते हैं हम लोग फेमिनिज्म में बोलते हैं टॉक्सिक मैस्कुलिन पावर। ओके एक होता है डिवाइन मैस्कुलिन पावर, आप शिव को देखें, और एक होता है टॉक्सिक मैस्कुलिन जिसको कि बस एक फिजिकल पावर से रिलेशन होता है। तो दिस हैज़ हैपेंड अक्रॉस सिविलाइजेशंस। हाँ, इंडिया में हम लोग क्योंकि इंडिया में रहते हैं तो हम लोग इंडिया में आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और लेकिन अक्रॉस अगर आप कल्चरल मतलब सिविलाइजेशंस आप देखें तो ऐसा हर जगह कभी ना कभी हुआ था। आज में भी इंडिया में ज़्यादा है क्योंकि पेट्रियार्की का लेवल भी और टॉक्सिसिटी भी बहुत ज़्यादा है। वो घर से स्टार्ट हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। इनफैक्ट अक्रॉस कल्चर्स विच हंटिंग एक कॉन्सेप्ट होता था यूरोप में 16th सेंचुरी में, जब जो हीलर्स होती थी औरतें, है ना, 16th सेंचुरी की बात करें। इनफैक्ट उसके बहुत पहले की भी बहुत सारे डेटा मतलब बुक्स में लिखा है ये सब कि औरतों को तो विच हंटिंग जो होती थी 16th सेंचुरी में क्या होता था कि यूरोप में जो भी औरत एक नॉर्मल औरत से बियॉन्ड सोचती थी तो उसको विच कंसिडर करके उसको उसको मार दिया जाता था, जला दिया जाता था। मिडवाइफ्स को भी। अब मिडवाइफ का क्या काम है? वो बच्चा पैदा करने में मदद करती है औरत की। अब वो इतना जो कष्ट है वो उसको हेल्प कर सकती है उस चीज़ को डील करने में कि एक नॉर्मल अच्छी सी डिलीवरी हो सके। उसको भी एक पावर देख के कि औरत के हाथ में पावर कैसे हो सकता है। तो ऐसे लोगों को देखे, हीलर्स को देखे। अब हीलर का क्या मतलब होता है? हीलर वो होता है जो अपने चक्रों पे काम करना जानता है और दूसरे को वो हीलिंग प्रोवाइड कर सकता है। ये सबके अंदर है ये पावर। इनफैक्ट अभी आई थिंक 2015 के आसपास अमेरिका में एक रिसर्च हुआ था जिसमें पता किया गया कि 80% लोग ऑलरेडी सुपर पावर हैं अपने आप में, बट वो अपने पावर्स पर काम ही नहीं कर रहे हैं। उन्हें पता ही नहीं है अपने पावर के बारे में, और वो लोग शक भी कर रहे हैं कि ये क्या है। तो उस समय जो भी औरत पढ़ना चाहती थी या कुछ बाकी औरतों के जैसा नहीं कुछ अलग करता, हाँ कुछ भी अलग करना चाह रही थी, उसको विच करार करके मार दिया जाता था। मतलब ये 16th सेंचुरी से औरतों के साथ गलत होता है। 16th सेंचुरी क्या, मैं आपको अगर बताऊं आर्ट के बारे में, आप सोचिए ना आर्ट क्या होता है। 14th सेंचुरी इटली की बात कर रही हूँ मैं। उस समय जो वहाँ के राजा थे, एक मैंने पेपर प्रेजेंट किया था इंटरनेशनल सेमिनार में बैक इन 2009। तो वो था विमेन एंड देयर एजेंसी ऑफ देयर बॉडी। तो मैंने उसमें ये प्रेजेंट किया था कि 14th सेंचुरी से लेकर 18th सेंचुरी तक ऐसे ऐसे इटली में और यूरोप में और भी जगह ऐसे ऐसे राज्य थे जहाँ लोग रेप पेंटिंग्स को अपने घर पे लगाते थे। और रेप पेंटिंग्स जी इनफैक्ट ग्रीक लिटरेचर में है। तो ये क्या मैसेज देना चाहते थे ऐसी पेंटिंग्स घर पे लगा के? देखिए, रेप का मतलब हम लोग जो आज रेप समझते हैं ना, अब हम लोग काफी अवेयर हो चुके हैं कि औरत को भी दर्द होता है, लेकिन औरत इंसान नहीं थी उस समय। औरत एक प्रॉपर्टी है। आप समझ के देखिए, प्रॉपर्टी राइट्स की बात तो बहुत बाद में हुई, क्योंकि मर्द औरत को प्रॉपर्टी समझते थे। अक्रॉस कल्चर्स आप देखिए, रिलीजन जो भी बोल रहा है, हिंदुइज्म जो भी, आप इटली की बात बता रहे हो। बिल्कुल हाँ। नहीं तो अगर इटली में भी समझा जाए, इंडिया में भी इस चीज को बहुत मैनिपुलेट किया गया। तो पेंटिंग्स पहले वैसी पेंटिंग्स नहीं होती थी जैसे आज हम लोग समझते हैं। पेंटिंग मतलब मान लो आपके पूरा जो आपका दीवार है वो एक पेंटिंग है, पूरे दीवार पे पेंटिंग बनाई गई है। तो उसमें रेप का सीन दिखा के, वो भी गॉड्स एंड गॉडेसेस, ग्रीक रोमन गॉड्स जो कि किसी निम्फ को या किसी गॉडेस को रेप कर रहे हैं, ये पेंटिंग्स भी होती थी। तो ये रहा है ह्यूमन हिस्ट्री। तो मतलब कहीं ना कहीं पूरा अप्रूवल था उनकी तरफ से कि ये राइट है और आप ये कर सकते हैं, क्योंकि हम लोग सही चीजों की पेंटिंग ही घर पे लगाते हैं। तो आप एक मैसेज दे रहे हो कि ये करेक्ट है। लड़की की नाम में हाँ होता है ना, ये तो हमारे कल्चर में बोलते हैं ना कि नाम में हाँ है। बेसिकली बात है कि मेरे मर्द का जिसमें हाँ में हाँ है वही हाँ है। ये वाली चीज़ है कि आप दूसरे का डायलॉग पूरा चेंज करके अपने हिसाब से बता रहे हो। आर्ट को भी आपने इस तरह से प्रेजेंट कर दिया। आप खुद ही देखिए ना, मतलब हम लोग कभी भी जो न्यूड पेंटिंग्स या जो भी पेंटिंग्स जिस तरह का भी फॉर्म होता है, मैक्सिमम उसमें औरतें ही होती हैं। इसको बोलते हैं, इसको लिटरेचर में बोलते हैं मेल गेज। जैसे कुछ पेंटिंग्स होती थी कि उसमें एक औरत सो रही है बिना कपड़े के और एक आदमी उसको देख रहा है। ऐसा कोई पेंटिंग नहीं बना जिसमें आदमी बिना कपड़े के सो रहा हो और औरत देख रही हो, क्योंकि गेज जो है ना, देखने का तरीका है वो पेट्रियार्कल है, वो मर्द है। हम लोग आज भी अगर लड़कियां छोटे कपड़े पहन के बहुत खुश हो रही हैं, आई डोंट हैव एनीथिंग, जिसको जो पहनना पहनो, है ना। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि अगर हम लोग ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में इतना इन्वेस्ट कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये भी एक स्ट्रैटेजी है पेट्रियार्की की, कि तुम ये सोचो कि कौन सी क्रीम लगाने से तुम ज़्यादा गोरी दिखोगी या फिर क्या खाने के बाद तुम पतली दिखोगी। तो दिमाग इसी में लगा रहे, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस आए ही नहीं, पैसे कहाँ लगाने चाहिए या कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए,
ये सारा जो नॉलेज है ना दूर रखा गया कि तुम इसमें बिजी रहो, बच्चे पैदा करो, खूबसूरत दिखो, काम करो। कहीं ना कहीं लड़की को इन चीजों में फंसा दिया गया कि तुम्हें खूबसूरत दिखना मतलब मैंडेटरी ये है। बहुत जरूरी है। और अगर जैसे कि लड़कियों को अपनी तारीफ सुनना बहुत पसंद है, उनको कह दिया गया कि तुम बहुत खूबसूरत दिख रही हो, या तुम्हारा फिगर काफी अच्छा है, ये ड्रेस तुम पे काफी अच्छा लग रहा है, बस वो उसमें ही सेटिस्फाइड हो जाती है। ठीक है, आप अच्छे दिखो, अच्छे कपड़े पहनो, विच इज गुड, लेकिन इसके साथ साथ और भी बहुत सारी चीजें हैं। आपको खुद को सक्षम बनाना है। आपने बिल्कुल सही मैसेज दिया है कि मतलब फीमेल्स को उसमें ही आप उलझा के रख दे रहे हो। नहीं, और इससे दुख की बात ये है ना कि चलिए ठीक है, आपको अच्छा लगा कॉम्प्लीमेंट्स, किसको नहीं लगता, लेकिन अगर कोई मुझे बोल दे, जैसे कोई औरत है उसको, आई रिमेंबर वन पर्सन डूइंग दैट टू मी। मैं एक स्कूल में काम करती थी देहरादून में, और मुझे स्टेज पर अभी जाके बोलना है। 2-4 मिनट पहले मेरी एक कॉलीग ने, शी वॉज टीचिंग साइकोलॉजी, तो उन्होंने बोला ये कैसी साड़ी पहन ली, ये कौन सा लिपस्टिक लगा लिया, मरून साड़ी, मरून लिपस्टिक, मुझे लगा था मैं बहुत अच्छी लग रही हूँ, और डाउन कर दिया 5 सेकंड के अंदर मुझे लगा मैं अच्छी नहीं लग रही। फिर मुझे याद आया कि अच्छा ये क्या है, इसका क्या मतलब होता है, और फिर मैं और खुश हो गई क्योंकि उसके पहले 5 लोगों ने बोला हुआ था कि आप अच्छे लग रहे हो आज, लेकिन तो ये माइंड गेम था कि आपका कॉन्फिडेंस लूज करना है। बिल्कुल। और ये लड़कियां बहुत इजीली, अगर उनको कोई बोल देना, आप इंस्टाग्राम पे जाके देखो ना, कोई बंदी, एक लड़की ने लगाया था कि मैंने 5 kg वेट लूज किया, उसमें 100 लोग ये बोलने वाले हैं कि इसने लूज भी किया है वेट, है ना। तो नेगेटिविटी इतना ज्यादा है ना ब्यूटी स्टैंडर्ड्स के अराउंड। आप जब शादी होती है, लड़के को कितना टाइम लगता है तैयार होने में, और लड़की को कितना टाइम लगता है तैयार होने में। दूल्हा और दुल्हन है, और दुल्हन ऐसे 6-7 दिन से ये थेरेपी आज करवा रही है, वो करवा रही है, और लड़का ऐसे कपड़े पहन के शायद मॉइस्चराइजर लगा के वो आ गया। एक्चुअली अगर शादी की बात करें तो कौन सा लहंगा पहनना है, किस कलर का पहनना है, ये शायद शादी के 5 साल पहले से डिसाइड हो रहा होता है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन मुझे फाइनेंशियल प्लानिंग क्या करनी है, अपने फ्यूचर को सिक्योर कैसे करना है, इन चीजों पे कभी बात नहीं होती। कोई बात नहीं करता है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस के बारे में हम लोग बात ही नहीं करते लड़कियों से। मोस्टली लड़की से पूछ लो कि कितनी सैलरी वाला बंदा चाहिए, तो 5 लाख मंथली होना चाहिए, 4 लाख मंथली होना चाहिए, लेकिन वो बंदा कैसा होना चाहिए, इस पे आज भी लड़कियां भी शायद उनका ब्रेन वॉश कर दिया गया है। बिल्कुल। और लड़कों से भी आप पूछो ना कि कैसी लड़की चाहिए, तो वो बता देगा गोरी होनी चाहिए, पतली होनी चाहिए, खाना अच्छा बनाए। आप दिल के बारे में बात ही नहीं करो कि वो इमोशंस आपको कैसे सपोर्ट करे, या आपका क्या इमोशनल कनेक्ट होगा, इसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा है। या वो कितनी मतलब करियर वाइज सक्सेस होनी चाहिए। ये तो उल्टा प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि अगर लड़की मुंह खोल के बोल सकती है और पैसे कमा सकती है, ये लड़की शायद मेरी माँ की बात नहीं सुनेगी। मोस्टली शादी के बाद ना हस्बैंड्स कह देते हैं वाइफ को कि अब तुम घर संभालो, बच्चा संभालो, अगर उसको गाड़ी चलानी भी आती है तो अभी ये सब करने की जरूरत नहीं, पहले बच्चे को बड़े कर लो। और जब तक बच्चा बड़ा होता है उसका कॉन्फिडेंस जीरो हो जाता है। मुझे ये लगता है कि ये लोगों को समझने की बहुत जरूरत है कि अगर भगवान ने हमें कुछ बताया है जो औरतों में स्पेसिफिक है, वो ये है कि औरत जन्म दे सकती है जो आदमी नहीं दे सकता, और औरत अपना दूध पिला सकती है। इसके बियॉन्ड कोई काम जेंडर्ड है ही नहीं, भगवान ने कभी भी नहीं बोला। तो लेकिन अनफॉर्चुनेटली कैसे डायपर चेंज करेगी वही करेगी। बिल्कुल, मतलब ये एक मतलब माइंडसेट बना हुआ है कि अगर बच्चे को सुसु पोटी आ रही है तो मम्मी को बोलो, कर जाएगी, है ना। बच्चे को रेडी करना है, खाना खिलाना, होमवर्क करवाना, तो सारी मम्मी की ड्यूटीज है, और पापा ऑल टाइम फोन पे। ये एक तरीका, ये एक पूरा स्ट्रैटेजी है ना कि इसको घर में ऐसा कर दो कि इसको लगे कि आप देखो, एक रील था जिसमें दिखा रहा था सीन की 10,000 साल पहले से किचन में औरत ही किचन में औरत है, किचन में औरत ही रह रही है। भले वो चाहे ऑफिस भी जा रही है, करियर को भी, वो तो वो लोग अलाउ कर रहे हैं ना, राइट, दे आर अलाउइंग कि आपको अलाउ किया गया है कि आप काम कर लो, लेकिन ये काम आप ही को। आई कैन नॉट टेल यू, मैंने खुद अपने मेल रिलेटिव्स के मुंह से सुना है कि औरतों को क्या है, घर में है तो हेल्प करने के लिए हाउस हेल्प है, तो मैंने बोला कि आप खुद भी हाउस हेल्प के थ्रू करवा लो हेल्प, मतलब सारा काम करवा लो, छोड़ दो भाभी को, छोड़ दो, फ्री छोड़ दो, फिर आप ही कर लो। आप एक बार घर पर रहकर देखो, अपने करियर को जीरो करके देखो, और अपनी पूरी लाइफ दूसरों के लिए सैक्रिफाइस करके देखो, और उसके बाद ये ताने सुनकर देखो कि तुमने किया ही क्या है। किया। हाँ, ये सेंटेंस है मेरे कुछ पोस्ट पे लिंक्डइन पे, मतलब एक बंदे ने 2 बार लिखा था, फिर मैंने काफी लंबा सा जवाब दिया। व्हाट डू वुमेन ब्रिंग टू द टेबल, कि भाई तुमको ही टेबल पर, तुम आज टेबल पर बैठे हो, तुम्हारी माँ लेकर आई है तुमको। तो ये जो सवाल होता है ना, व्हाट डू वुमेन ब्रिंग टू द टेबल, ये बहुत ही मतलब इनको समझ ही नहीं आ रहा है कि दुनिया में भले ही आपने रोड बना दिए, ब्रिजेस बना दिए, लेकिन आपको किसने बनाया है, ये सवाल आप पहले पूछ लो। एक्चुअली जो अलाउ करने वाली बात कर रही है, मुझे एक इंसिडेंट याद आ रहा है कि मेरी फ्रेंड है, उसको
मतलब लड़का और उसकी फैमिली देखने आई, तो वो उनसे मेरी फ्रेंड भी IIT से थी, तो वो कह रहे थे ना हमारे घर में सब कुछ अलाउ है, आप जॉब कर सकते हो और दिस दैट पूरा। तो वो खड़ी होके बोली कि आप कौन होते मुझे अलाउ करने वाले, नाव करने वाले। मतलब अगर वो जॉब कर भी रहे हैं तो मतलब आप एहसान कर रहे हो करोगे। कभी भी। और ना ये हमारे घर की भी मतलब एक प्रॉब्लम है कि हम लोग लड़की का ब्रिंगिंग ही ऐसे करते हैं गुलामी वाली मानसिकता से, कि लड़की हमेशा ये सोचे कि हमें अलाउ करेगी, हाँ, ये फ्रीडम है मुझे थोड़ा मिला। राइट। और अगर वो लड़के वाले घर भी जाते हैं ना तो ये सोचते हैं कि मेरी बेटी को ये क्या अलाउ करेंगे, और लड़के तो ये नहीं सोचते कि हमें क्या अलाउ होगा क्या नहीं। उनको तो एक ना जोक निकला था जिस समय विराट कोहली, अनुष्का शर्मा, शी वाज एक्सपेक्टिंग, तो उस समय था कि बहुत लोग ये कर रहे थे कि अब अनुष्का शर्मा को छोड़ देना चाहिए, ऐसे वैसे जो भी। तो एक बहुत ही अच्छा फेमिनिस्ट वो लूप चल रहा था जिसमें मैंने भी कंट्रीब्यूट किया था, तो उसमें लोग लिख रहे थे कि विराट कोहली अब काम कर पाएगा, कैसा बाप है, अब उसको क्रिकेट छोड़ देना चाहिए क्योंकि बच्चा होने वाला। लोग एडवाइस बहुत देते हैं। नहीं, और ये सवाल बाप से नहीं पूछा जाता। अब अगर ये भी तो सोच सकती थी ना सोसाइटी की, उसने पैदा कर दिया, उसने दूध पिला दिया, अब वो जाएगी बाहर और तुम घर में बैठ के बच्चे को संभालो। ये तो कभी मतलब हम लोग सोच ही नहीं सकते शायद इस सोसाइटी में। चलो ये म्यूचुअली डिसीजन होना चाहिए कि बच्चे को कौन कितना टाइम देगा, कौन सेक्रीफाइस करेगा, लेकिन दूसरी साइड उसकी सेक्रीफाइस का रिस्पेक्ट भी होना चाहिए। सही बात है। हम लोग आई थिंक सारी औरतें रेडी है इस चीज़ के लिए कि हाँ बच्चे पैदा करेंगे तो हम लोग उसको दूध पिलाएंगे, केयर करेंगे, लेकिन आप उस चीज़ को बोल देते हो कि तुमने किया ही क्या है। आप मेंटली कितना स्ट्रेस में आ जाती, इस बारे में कोई नहीं सोचता। बिल्कुल कोई नहीं सोचता है। और उसके बाद उससे सवाल भी पूछे जाते हैं, प्रॉपर्टी हस्बैंड के नाम पर है, जो गाड़ी खरीदी है वो हस्बैंड के नाम पर है, मैक्सिमम घर के डिसीजंस में कंट्रीब्यूट भी नहीं करने दिया जाता है। वो तो उसको पता भी नहीं रहता कि क्या क्या डिसीजन लिए जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है। फाइनेंशियल इंटेलिजेंस, देयर वाज दिस एड, आई थिंक किसी बैंक का ही था शायद, जिसमें उन लोगों ने, पेटीएम का था आई थिंक, जिसमें उन लोगों ने वो 4 मिनट का वीडियो, आज तक मैं बार बार उसको जाके देखती हूँ। जब भी मुझे लगता है ना कि मैं फाइनेंशियली कुछ घपला कर रही हूँ, बजट नहीं कर रही हूँ इस मंथ को, तो मैं उसको देखती हूँ। तो उसमें क्या हुआ कि औरतों और मर्दों को इक्वल नंबर में बुलाया गया, एक सर्कल में खड़ा कराया गया, बता दिया गया क्या क्या होने वाला, क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, और जब भी आपका येस होगा जवाब तो आप आगे आना, नो होगा जवाब तो पीछे जाना। फिर उनको लाइन में खड़ा कर दिया गया। फिर धीरे धीरे कि बच्चे को कितना दूध पिलाते हैं, आगे सब, तो उसमें औरतें आगे आ गई। फिर धीरे धीरे फाइनेंशियल क्वेश्चंस पूछने लगे, औरतें पीछे रह गई, मर्द आगे। इतना बड़ा गैप, यही सच्चाई है हमारे सोसाइटी का, और हम लोग अभी तक समझ नहीं पा रहे हैं कि फाइनेंशियल इंटेलिजेंस सीखने की कितनी जरूरत है औरतों को। निर्मला सीतारमन जी का भी एक स्टेटमेंट आया था औरतों को लेके, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगे? माय गॉड, अनबिलीवेबल है। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है ना कि ऐसी औरतें लीडरशिप तक पहुंच पाती हैं जिन्होंने औरतों की तरफ लॉयल्टी नहीं सीखी है। आई रिस्पेक्ट हर फॉर वॉट एवर शी इज़, वो फाइनेंस मिनिस्टर है हमारे कंट्री की, बट उन्होंने एक ऐसा स्टेटमेंट दिया जिसमें उन्होंने कहा कि जिस औरत को चेंज लाने का मतलब जिसके अंदर वो जज्बा है वो कर लेगी। और एंड देन शी गेव एग्जांपल्स ऑफ इंदिरा गांधी, किरण बेदी, और वो उन्होंने ये भी बोला कि पेट्रियार्की तो एग्जिस्ट ही नहीं करती। तो उनके हिसाब से पेट्रियार्की ही नहीं है। मैं उनसे ये सवाल ये करना चाहती हूँ, जवाब कोई नहीं है मेरे पास बस ये सवाल है, आप इंडिया के सारे प्राइम मिनिस्टर्स का लिस्ट बनाओ, बताओ उसमें कितनी फीमेल प्राइम मिनिस्टर्स थे। आप प्रेसिडेंट्स का लिस्ट बनाओ, कितनी फीमेल, फाइनेंस मिनिस्टर्स का बनाओ, आप कोई भी बताओ ना। 33% जब औरतों को हम लोग राज्यसभा में, लोकसभा में डालने की बात कर रहे थे, कितना बड़ा वो स्ट्रगल रहा है। और 33% क्यों, हम लोग तो 50% है ना पॉपुलेशन के, वो 33% में भी इतना प्रॉब्लम हो रहा था। तो ये जो है ना, जब ऐसे लोग ऐसे ब्लाइंड होके बोलते हैं कि पेट्रियार्की नहीं एग्जिस्ट करता है, तो आप मतलब जिसको बोलते हैं, या तो आप अपने आप को शेर आपके सामने तो आप आंख बंद करके बोल रहे हो शेर नहीं है, ये बुद्धू बनाने वाली बात होती है। कहीं ना कहीं लीडरशिप में आज भी फीमेल्स पीछे ही हैं। सही बात है कि पीछे ही रह गई हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि हम जैसे जो लोग बुद्धिजीवी हैं, जैसे हम लोग भी पढ़ाई लिखाई बहुत कर रहे हैं और ये सब कर रहे हैं, हम लोगों को पहले लगता है कि पहले तो बच्चे को देख लो, है ना, क्योंकि दूसरा मतलब कोई देखेगा नहीं देखेगा, घर में कितना सपोर्ट है। दूसरी चीज ये लगती है कि भाई पॉलिटिक्स में कौन घुसेगा, है ना। ये एक, मैं खुद अपने कॉलेज की इलेक्टेड लीडर थी और पटना यूनिवर्सिटी में, और मेरा बहुत सारे पेपर में नाम छपा था, लोकल चैनल्स पे इंटरव्यू आ रहे थे उस समय, सब लोग को ऐसा लग रहा था कि अब तो ये सीधे पॉलिटिक्स में जाएगी। लेकिन मैं जब उस समय का वो सोच जो मेरे दिमाग में आया, मैंने कहा पॉलिटिक्स में कौन जाएगा। और पॉलिटिक्स में अगर फीमेल जाती भी है तो उसके पीछे उसके हस्बैंड ही वर्क करते हैं। हाँ, अगर वो सपोर्ट कर रहे हैं, है ना, तभी वो कुछ हो सकता है। और मतलब आई थिंक मैं पर्सनली भी ये बोलना चाहूँगी, आई वॉन्ट टू टेक दिस ब्लेम ऑल्सो, कि उस समय मैं पढ़ाई में बहुत अच्छी थी, मुझे लगा कि उधर जाके डिस्ट्रैक्ट क्यों हूँ मैं, मुझे और पढ़ाई करियर पे फोकस कर लेते हैं। ये एक्शन हम लोग भी नहीं ले रहे हैं एज वुमेन। अगर आज मैं बुक्स लिख रही हूँ फेमिनिज्म पर, या आज मैं औरतों को
सजग करवाना चाह रही हूँ। एक्चुअली ना जो मेल मेंबर है ना, मेंस आर फ्री, वो कुछ भी करे, वो फ्री नहीं। हमारे साथ बहुत सारी सिचुएशंस आ बहुत जाती limits है हैं। कि शादी होगी, फैमिली होगी, फिर बच्चे को भी देखना है, तो अग्री करेंगे कि नहीं, अलाउ करेंगे कि अलाउ नहीं। करेंगे कि नहीं, क्योंकि हम तो आज भी गुलाम है, आज भी अंग्रेजों सही से बात है। आज़ादी मिल गई, बट सही बात है। एक बहुत सारी मीम्स बनती है कि आखिर चाहिए क्या औरत को, और औरतें भी इस पे बना रही है जिसमें है कि रिस्पेक्ट चाहिए, लव चाहिए, केयर चाहिए, अटेंशन चाहिए। बट मैं एक सवाल पूछती हूँ, क्या मेल मेंबर को ये नहीं चाहिए? मैं वही बोल रही हूँ, एक मैंने आर्टिकल लिखा था अभी कुछ दिन पहले छपा, तो उस आर्टिकल में मैंने यही लिखा था कि औरत क्या चाहती है समझना मुश्किल नहीं है, ये समझना चाहना मुश्किल है, क्योंकि आप जो चाह रहे हो ना, हम भी वही चाह रहे हैं। आप दे सकते हो तो आप आपको समझो। शायद बहुत ज्यादा मिल रहा है, इसलिए आप उसकी डिमांड नहीं कर रहे हो। exactly. या अगर आपको रिस्पेक्ट नहीं मिलेगा, आपको अटेंशन नहीं मिलेगा, आपको लव नहीं मिलेगा, केयर नहीं मिलेगा, तो कंप्लेंट्स आपकी इमीडिएटली स्टार्ट हो जाएगी। बिल्कुल। एक साइकोलॉजिस्ट है, मेल साइकोलॉजिस्ट, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं उनके, इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब। उनका एक रील मैंने देखा, पहले मैं देखती थी, मुझे लगता था ही इज टॉकिंग वेरी नाइसली, बहुत अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं। अभी ऑफ लेटली 3 महीने पहले उनका मैंने एक रील देखा, कुछ उसमें गड़बड़ कर दिया। ऐसा गड़बड़ किया ना, मेरे को बहुत गुस्सा आया अंदर से। बोलते हैं कि संडे को, अब औरतों को भी तो समझना चाहिए, संडे को ही दिन मिल रहा है उस आदमी को रेस्ट करने का, और वो उसी दिन सफाई कर रही है, तो भाई संडे को ही औरत को भी रेस्ट, एक तो सबसे पहले उसको भी सफाई करनी चाहिए थी। ये तो बिल्कुल मतलब नॉनसेंस बात हो गई, कोई मतलब ही नहीं बनता इस बात का। एक तो सबसे पहले कि घर के लेबर को समझ लिया कि औरत ही करेगी, ये एकदम फॉर ग्रांटेड है, इसका घर नहीं है, ये तो होटल में आ रहा है। और दूसरा कि वो संडे को भी कर रही है। अगर आप गंदगी में रह सकते हो, बेटर होता है शायद आप बोलते कि दोनों मिलकर कर लो, जल्दी काम खत्म हो जाएगा। सही बात है कि सुबह के 2 घंटे निकाल के करो, फिर रिलैक्स करो। लेकिन ये कि उस दिन वो चैन से जीना चाह रहे हैं, उसको सोफे पर से उठा दे रही है, वहां सफाई करना है, मुझे विश्वास नहीं हुआ कि लोग ऐसी बात लोगों कर रहे को हैं। ना अटेंशन चाहिए, हाँ। वो मतलब मेंस की अटेंशन चाह रहे होंगे, इसलिए वो मेन के उसके बाद सबका लिखा होता वेरी गुड, सारे मेल। हाँ, आपने हमारा पेन समझा, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। मेरी बीबी भी ऐसा ही करती है। उसमें एक और चीज़ है ना, जो दूसरा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है एलिमनी के बारे में, जो लोग गलत डाउरी और एलिमनी को एक साथ जो लोग जब बात करते हैं ना, मुझे ऐसा लगता है कि इनको एक जगह बैठाने की जरूरत है और समझाने की जरूरत है कि डाउरी क्या होता है और एलिमनी क्या होता है। डाउरी वो होता है जो कि डिमांड कर रहे हो, unnecessary की। है ना, एक आदमी और एक औरत डिसाइड करते हैं हम लोग शादी करेंगे, साथ में रहेंगे, तो भाई आपके पैसे लगने चाहिए, आप घर का सामान खुद खरीदो ना, भले ही आप शुरू करो एक छोटे से बेड से, जैसे भी आप करो, वो लड़की का माँ बाप क्यों देगा, राइट, है ना। एलिमनी क्या होता है, एलिमनी अब ठीक है, और आपके पास नहीं है तो आप उनके घर पे शिफ्ट हो जाओ। सही बात है, अगर आप हाउस हस्बैंड बनो या जो भी है, मतलब एलिमनी क्या होता है मैक्सिमम केसेस में। अब एलिमनी के 2-4 केसेस ऊपर आ गए जिन औरतों ने फायदा उठाया। मैं नहीं बोल रही कि सारी औरतें केसेस बहुत सारे आई एम श्योर, लेकिन अगर आप परसेंटेज पे जाओगे ना, वो केसेस बहुत कम है। Right. क्योंकि एलिमनी क्या होता है ना, मेजर एलिमनी के जो केसेस होते हैं, वो केसेस ये होते हैं कि उस औरत ने साइलेंटली अपने प्रमोशंस को साइड किया, शायद अपनी नौकरी भी छोड़ दी, अपने करियर का पूरा सैक्रिफाइस कर दिया, उसके बाद अपना शरीर भी सैक्रिफाइस कर दिया बच्चे को पैदा करने में, बच्चे को बड़ा करने में। कि एक इमोशनल एनर्जी चाहिए होता है बच्चे को सही परवरिश देने में। जो भी कंडीशन है पूरी ब्रेकडाउन हो गई, मेंटल, फिजिकल, इमोशनल, स्पिरिचुअल सब गॉन। उसके बाद अगर आप डिवोर्स करते हो, इतने दिन में आपने जो सारी चीजें खरीदी, आप जितने प्रमोशंस ले चुके हो, वो आपके फ्रैंकली झोली में उस औरत की वजह से आई है। Right. क्योंकि आप शांति से ऑफिस में काम कर रहे थे, जब वो आपके बच्चे, आपका घर, आपके माँ बाप सब कुछ संभाल रही थी। तो उसके बाद अगर आप अलग होते हो और वो एलिमनी मांगती है, तो ये कहाँ से गलत है? एक्चुअली पता क्या होता है ना, कि जो चीजें गिनी जा सकती है ना, उसी की कीमत है। बिल्कुल, जैसे कि हम लोग पैसे को गिन सकते हैं, तो उसकी ही कीमत है, बट एक औरत जो कंट्रीब्यूट करती है ना, उसकी कोई गिनती नहीं है, इसलिए उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। यही सबसे बड़ी गलती और शायद है कि ये भी रीजन है ना कि औरतें भी अपने बच्चे को शायद डे केयर में छोड़कर या किसी नैनी के भरोसे छोड़ के अपने करियर को सिक्योर करने में लगी है। एक्चुअली ये एक वो है, क्या उसको बोलते, थ्रेटनिंग है। क्योंकि ना जब उसको पता समझ में आ जाता है, उसने शायद घर में किसी को देखा होता है कि उसने इतना मेहनत किया और मेरी दीदी या मेरी कजन किसी को सीधे घर से वैसे ही निकाल दिया गया, तो ये वाली चीज है ना, वैल्यू से पैसे की है। बिल्कुल। अगर आपने उसके लिए कुछ गोल्ड की ज्वेलरी बनाई है और जब वो आपको छोड़ के जाती है, तो आप उससे ज्वेलरी से वापस ले सकते हो, पैसे वापस ले सकते हो, लेकिन उसने जो आपको समय दिया है ना, आप उसे वापस नहीं कर सकते हो। मुझे ये लगता है, जैसे मैं खुद ही डिवोर्स्ड हूँ, अब जैसे मैं 2 बच्चे अकेले पाल रही हूँ, है ना, तो एक मिनिमम कंट्रीब्यूशन वो इंसान जो साथ में रह के बाप नहीं बन रहा है, वो क्या कर सकता है? उनकी स्कूल फीस दे सकता है,
उनके जो बाकी खर्चे हैं वो कवर अप कर सकता है, शायद वो रेंट दे सकता है जो मुझे पे करना है, या फिर एक घर खरीद के तो दे सकता है, इतना तो मिनिमल कर सकता है ना। क्योंकि वैसे भी आप अगर बाप और माँ का कंट्रीब्यूशन देखो तो ऑब्वियस सी बात है, ये तो मेरे को बोलने की जरूरत ही नहीं है कि माँ का ही कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है। हम लोग कष्ट में भी माँ को याद करते हैं, बिल्कुल। तो ठीक है, अगर आप वो नहीं कर सकते हो तो ये तो कर सकते हो, कम से कम फाइनेंशियल तो कवर कर लो। लेकिन इस चीज को इतना बड़ा बना के रखा गया ना, आप अगर सोशल मीडिया पर घूम जाओ, अगर आप दुनिया के बारे में कुछ नहीं जानते तो आप ऐसा सोचोगे ना कि औरतें तो बहुत चालाक है, एलिमनी में डिमांड्स कर रही है अननेसेसरी की। हाँ, कि एलिमनी में पूरा लेकर। एक वो था, एक फेसबुक पर एक फोटो दिखाया गया था जिसमें कि एक आदमी बैठा हुआ है बच्चे के साथ, उसकी बीवी अंदर एग्जाम देने गई है कोई केंद्रीय विद्यालय या किसी चीज़ का। उसमें मर्दों ने क्या लिखा है, बहुत सारे मर्दों ने, कि मत पकड़ो बच्चे को क्योंकि ये जब कुछ बन जाएगी ना तुम्हें छोड़ देगी तो तुमसे एलिमनी मांगेगी। भाई इतने हजारों साल से औरतें बच्चा पकड़ रही हैं, इतना जहर भर रहे हैं उसके दिमाग पे। नहीं आप सोचो ना कि हम लोग बच्चे पकड़ रहे हैं तो ये न्यूज नहीं है, न्यूज तो सही में कि बाप पकड़ रहा है ना बच्चा, और जो हस्बैंड्स के अफेयर हो जा रहे हैं बाहर में, सही बात है, उस पे कोई कुछ नहीं बात कहता। नहीं करता। क्योंकि पता है ये काफी नॉर्मल सी बात है कि एक आदमी समाज में चाहे जो मर्जी गलत कर ले वो एक्सेप्ट कर लेती है दुनिया, नहीं औरतों को कुछ भी करना अलाउ नहीं है। और इसके साथ साथ कुछ औरतें भी हैं जो इन चीजों का फायदा उठाती है, जिसकी वजह से सारे लोग बदनाम भी हो जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ कुछ औरतें हैं, मैं ये नहीं बोलना चाहती, क्योंकि अब देखिए न्यूज़ कहाँ से आता है, वो जैसे ड्रम में मारा या जहाँ भी मारा, वो केसेस अगर आप मान लो 1% ही है, लेकिन है। सोशल मीडिया क्या कर रहा है कि उन्हीं केसेस को मैग्नीफाई करके, एक केस था पिछले साल, एक हिंदू लड़के ने और एक मुस्लिम लड़के ने मिलके एक हिंदू लड़की का रेप किया। हिंदू लड़के और मुस्लिम लड़के ने मिलके, आप देखो हिंदू मुस्लिम कितना प्रॉब्लम है हमारे सोसाइटी में, लेकिन लड़की का रेप करते समय ये लोग एक हो गए। ठीक है, तो मैं ये बोलती हूँ ना औरतों को कि आपका कोई रिलीजन है नहीं, आप औरत हो, इस बात को याद रखना। उस केस को दबा दिया गया। वो सोशल मीडिया पर ज्यादा, मतलब जिसको बोलते हैं कि एक बार मैंने रील देखा, वो मैंने 1-2 लोगों को भेजा, अगले बार मैं गई तो कंटेंट रिमूव था और उसके बारे में और कोई बात कही मैंने देखी ही नहीं। लेकिन आप बाकी चीजें देख लो, बाकी चीजें आपको रैम्पेंट मिलेंगी। मतलब जो रियल न्यूज है मोस्टली दबा दी जाती है। सही बात है कि जो न्यूज जिससे प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है ना, वो मतलब जिसको बोलते हैं कि एक बायस्ड ओपिनियन जैसे क्रिएट हो सकता है, वो न्यूज बहुत ही अच्छे से अवेलेबल आपको मिलेगी। लेकिन ये जो मुद्दा उठाया जा सकता था, वो मुद्दा दबा दिया गया। हमारे देश में एक प्रथा थी, सती प्रथा, तो ये कैसे स्टार्ट हुई? देखिए सती प्रथा का बहुत ही बड़ा लॉजिक है ना। जैसे अगर औरत मर जाए, बीवी मर जाए, तो आदमी दूसरी शादी कर लेगा ना। लेकिन मान लो कि औरत और मर्द का बच्चा है और फिर मर्द मर जाए और बीवी अगर दूसरी शादी कर लेगी, तो अब तो अपने पति के भी फैमिली का वो प्रॉपर्टी ओन कर सकती है बच्चे की वजह से, और जहां वो जाती है वहां के भी प्रॉपर्टी राइट्स उसको मिल सकते हैं, उसके बच्चे को, राइट है ना। इस चीज को दबाने के लिए, जिसको बोलते हैं कि दिस इज द लॉजिक सोशियोलॉजी फाइंड्स, ये मेरे अपने कोई थॉट्स नहीं है, मैंने भी सोशियोलॉजी बुक्स पढ़े हैं जिसके लॉजिक ये बताते हैं कि इस वजह से, आप सोचिए ना, प्योरिटी, औरत ही प्योर क्यों है? पद्मावत जो मूवी में दिखाई, यही मतलब काफी हद तक हिस्ट्री से ही बिल्कुल मैच करता है। मतलब शुरुआत, आई एम श्योर उसमें बहुत कुछ रोमांटिक बिना मतलब का भी डाला हुआ है। पद्मावत के बारे में बोला जाता है कि भाई उसने जौहर कमिट किया, आग में चल के मर गई, किस लिए? ताकि उनकी प्योरिटी मेंटेन रहे, दूसरा मर्द उनको छू ना सके। रियलिटी ये है कि उनका जो खुद का मर्द था, उनकी वो दूसरी बीवी थी, तो वो मर्द की, मतलब मर्द को कभी क्वेश्चन नहीं किया जाता प्योरिटी के बारे में। वो विडो, मतलब वो अगर उसकी वाइफ मर जाएगी तो उसके प्योरिटी का कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये बहुत ही स्ट्रैटेजी है। हम लोग इसको जबरदस्ती रिलीजन से जोड़ना चाह रहे हैं। रिलीजन बोल रहा है, नहीं बोल रहा है, टेक्स्ट में क्या लिखा है वो आप तभी समझ पाओगे जब आप जाके खुद पढ़ोगे, क्योंकि जो लोग आपको बता रहे हैं वो फिल्टर्ड वर्जन बता रहे हैं कि हमारे तो उसमें बोला ही जाता। मनुस्मृति में लिखा हुआ है बाय द वे। मैंने इसका एक पेपर प्रेजेंट किया था एक सेमिनार में, इतने लोग खड़े हो गए सवाल में, पटना में किया था मैंने, और मैंने बोला था मनुस्मृति में 12th चैप्टर में लिखा हुआ है विमेन एंड शूद्रा शुड नॉट बी एजुकेटेड। क्योंकि एजुकेशन क्या है? एजुकेशन पावर है। अगर आप उनको एजुकेट कर दोगे, तो सती प्रथा क्या है? सती प्रथा में कि अगर उसके अपने बॉडी पर उसका राइट्स और पावर हो जाता है तो फिर वो फ्री होगी ना, फिर मर्द कैसे अपने मर्जी के हिसाब से जिएंगे? और सती प्रथा का मतलब तो यही हुआ कि आप अपने लिए जी ही नहीं सकते हो। और उसका, हाँ बिल्कुल, और ये नाम देखो ना, सती, सती माता सती, माता सती ने तो आत्मदाह किया था। तो इसमें भी बोलते हैं लोग कि भाई वो पति को लेके बैठ गई और उसके ही नाखून से निकलता था आग। जबकि इसकी काफी सारे पुराने जो स्टोरीज और ये सब बहुत पुराने जो किताब उनके रीप्रिंट्स हुए सारे हटा भी दिए जाते हैं बाय द वे। तो उसमें बताते हैं कि जब सती प्रथा होने वाला होता था, उस औरत को भांग पिलाया जाता था ताकि वो रिबेल ना कर सके।
वो चलती थी आगे और पीछे पूरा ढोल लेके लोग चलते थे, वो कहीं गिर रही है, रो रही है, जब उसको आग पर डाला जाता था वो चिल्लाती थी, और ताकि लोग ना सुन सके, उनके दिल में कुछ वो ना हो, ढोल तेज बजता था ताकि वो जल के मरे। यही है औरत का, औरत की जिंदगी यही है। ये प्रथा मतलब स्टार्ट कैसे हुई थी? इसके बारे में वही बोलते हैं कि ये इसकी जो स्टार्टिंग वाली बात है, ये तो बहुत सारी स्टोरीज भी है ना, कि आप जैसे आप महाभारत है आपकी, तो महाभारत एक लिखा गया, उसका मल्टीपल वर्जन्स है, तो इसके भी बहुत सारे वर्जन्स हैं। इसमें आपको वर्जन जो मिलेगा ना, उसमें स्टोरी जनरली यही मिलेगा कि सती माता से इंस्पायर होके कि किसी औरत ने अपने पति के साथ, उसने बोला कि मैं इनके बिना नहीं जी पाऊंगी, तो उसको गोद में लेकर, ऐसे ही होता था। तो ये बंद कैसे हुआ? बंद तो ये ब्रिटिशर्स के आने से हुआ ना, उनके आने के बाद सती को बैन किया गया। और वेरी सैड टू टेल यू दैट अभी भी कंट्री के कुछ ऐसे ऐसे जगह हैं जहाँ सती प्रथा छुप के छुपा के हो ही रहा है। अभी 2026 अब मैं 2026 की बात कर रही हूँ, ये पिछले साल का डेटा मैं बता रही हूँ कि अभी भी कहीं कहीं ये सब चीज़ आप देखिए ना, फीमेल फिटिसाइड क्या तो होता फिर वहाँ पे गवर्नमेंट क्या कर रही है? अलाउ कैसे है? गवर्नमेंट भी तो इंसान है ना। नहीं, ये तो कम्प्लीटली इलीगल है। आपने कभी, आपको इसका जवाब मैं दूसरे तरह से दूंगी आपने कभी FIR करने की कोशिश की है? भगवान ना करे, मैंने की है। FIR करना बहुत मुश्किल है इस देश में, बहुत मुश्किल है। आप जाके किसी मर्द के खिलाफ बोल के देखो पुलिस स्टेशन में, वो आपको ही बोलेंगे कि छोड़ो इसको, बंद करो, क्यों परेशान कर, उसके साथ तुम मतलब छोड़ दो, और परेशान करेगा तुमको, ये होता है। तो गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट को क्या समझ रहे हो? गवर्नमेंट भी एक वही उसी आइडियोलॉजी में गवर्नमेंट भी है। मतलब आपको सपोर्ट नहीं किया जाता, आपको एडजस्ट करने को बोला आपको बोलता है एडजस्ट करो। एडजस्ट औरत ही करती है हमारे देश में, तो एडजस्ट हमारे देश में क्या, मैं या फिर अगर आप किसी के अगेंस्ट कुछ बोलते हो तो आप बहुत बड़े मतलब गलत तरीके से आपको देखा जाता है कि आप कैसे अपने घर मतलब किसी के बारे में आप FIR कर बिल्कुल सकते हो। ये मैं जैसे पोस्ट लिखती हूँ, मैं पोस्ट लिखती हूँ, जब भी कोई फेमिनिस्ट पोस्ट लिखती हूँ। अभी कुछ दिन पहले एक मेरे बहुत पुराने स्टूडेंट ने मुझे बोला कि मैम, मैं जब मदरली वर्ड सोचता हूँ ना, तो मुझे मेरी माँ के बाद आप दिखते हो, लेकिन जब आपकी ये सब चीज़ें पढ़ता हूँ ना, तो मैं विश्वास नहीं कर पाता। तो मैंने पहले तो मैं 1-2 दिन मैं चुप रही, मेरे को बहुत गुस्सा आ रहा था। फिर मैंने उसको बोला कि माँ काली भी माँ ही है ना। शी इज़ डिफरेंट बिकॉज वो उस चीज़ को बोल रही है जो हो रहा है, ये प्रॉब्लम नहीं है। कोई बोल दे उसके बारे में कि ये हो रहा है, वो प्रॉब्लम है। राइट, कि हो रहा है वो शर्म की बात नहीं है कि औरतों को मारे जा रहे हैं। आप फीमेल फिटिसाइड वर्ड सुना है ना, आपने मेल फिटिसाइड सुना है? नो, मेल फिटिसाइड कोई वर्ड ही नहीं है। कोई अपने बेटे को नहीं मारना चाहता है। बेटियां पैदा हुई, उनको उबाल दो, आज भी हो रहा है। 2009 में मैं काम करी थी विमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट ये आज भी हो रहा है। बिल्कुल। ये हरियाणा में इसके केसेस नहीं बहुत ज्यादा नहीं, हरियाणा में आपको वही बता रही हूँ, इतना शॉकिंग डेटा 2009 का डेटा बता रही हूँ। उसके बाद क्योंकि मैं काम नहीं कर पाई, विमेन स्टडीज एंड डेवलपमेंट सेंटर दिल्ली यूनिवर्सिटी के साथ मैं काम करी थी, तो सारे जो फ्रेश सर्वे सब हमारे पास होते थे। तो पता चला कि दिल्ली में ये सब होता है, और सेक्स डिटर्मिनेशन जो पहले से होता है ना, ये सब तो मना है ना, सो कॉल्ड। सबसे हाई लेवल होता है दिल्ली के पॉशेस्ट लोकेलिटी में, हौज खास में। ओके। आज का रियलिटी एग्जैक्टली क्या है, क्योंकि अभी तो मैं खुद ही माँ बन के बच्चों के साथ ये सब, लेकिन मैं सच में हिल गई थी उस समय जान के कि भाई जो पॉशेस्ट लोकेलिटी, जहाँ सबसे रिच लोग हैं, मोस्ट लाइकली एजुकेटेड भी हैं वो लोग काफी, वो लोग सेक्स डिटर्मिनेशन करके पहले पता करते हैं बेटी है तो हटा दो, या और ये सब बस गांव की बात नहीं है, शहर में भी हो रहा है। लोगों का एटीट्यूड, आप मेंटालिटी नहीं चेंज कर सकते, क्योंकि मतलब उन्हें बेटा किसी भी कॉस्ट पे चाहिए। हाँ। चाहे कितना भी गलत करना पड़े। बात ये है कि मैं ये नहीं बोलूंगी कि चेंज नहीं आ रहा है, चेंज आ रहा है, तभी आज मैं और आप औरत होके भी इस बारे में बात कर पा रहे हैं। डेफिनेटली चेंज आ रहा है, लेकिन अभी भी लोग हैं, अनफॉर्चुनेटली अभी भी लोग नहीं सुनना चाहते हैं ये सब बात। लेकिन लोग हैं जो सोचते हैं कि बेटा का मतलब क्या होता है ना, ये कल को हमारे बुढ़ापे की लाठी बनेगा। और कहीं ना कहीं ये भी मैनिपुलेट किया गया दिमाग से कि बेटा ही आखिरी राइट्स में आपको मतलब वो अग्नि दे सकता है, जबकि ऐसा नहीं है। उसी बेटे से लाठी पड़ने लगती है तो फिर बेटी की याद आती है। वो बुढ़ापे की लाठी को लाठी देता है। और क्या बोलते हैं, बेटी का मतलब होता है डाउरी, कि भाई हम तो और झुक गए। एग्जैक्टली, मतलब उन्हें लगता है कि बहुत लाइबिलिटी आ गया हमारे ऊपर, और जैसे ही बेटी का बॉर्न होता है ना, तो लोग उसके एजुकेशन के बारे में कम, उसके लिए दहेज जोड़ने के बारे में ज्यादा सोचते हैं। बिल्कुल। एक और प्रॉब्लम है ना, ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल है। एक और प्रॉब्लम ये है कि लोग सोचते हैं ना कि लड़की की इज्जत, लड़की का ये बहुत, लड़की को बड़ा करना कितना मुश्किल है। मैं 2 बेटों की माँ हूँ, मैं रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा चुकी हूँ। अगर आपको सच बताऊं, लड़के आपस में ही एक दूसरे के लिए सेफ नहीं है, लड़के आपस में सेफ नहीं है। मैंने 2-3 रेसिडेंशियल स्कूल में पढ़ा। में आप इस बात को कह रही हैं? आप बड़े बड़े हॉस्टल्स, इनफैक्ट वो फिल्म था ना, वो 3 इडियट्स, उसमें जो दिखाया था कि उनकी रैगिंग किस तरह से करते थे, वो देखा था ना, वो एक बस ट्रेलर है। लड़के आपस में एक दूसरे को परेशान करते हैं,
किस तरह से, आप समझ रहे होगे मैं परेशान शब्द एक हाइड करके बात कर रही हूँ, लड़के किस तरह से बड़े हो रहे हैं ना। जब मुझसे कोई भी पूछता है ना कि कौन से रेसिडेंशियल स्कूल में अपने बेटे को डालूं, हमारे घर में बहुत झगड़े हो रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि मेरा बेटा वहाँ पढ़े ऐसे वैसे, मैं बोलती हूँ मत भेजो, क्योंकि तुम्हें पता नहीं है कि वहाँ वो क्या कंटेंट उसको दिखाएंगे। भाई हॉस्टल जब बंद हो गया ना, तो कितने लोग देख रहे हैं बच्चों को, वो बेचारा लड़का क्या देख रहा है, उसको किस तरह से बर्थडे के दिन ट्रीट किया जा रहा है। एक बोलते हैं उसको बर्थडे बम्स के नाम से बच्चे लड़के एक दूसरे को इतना मारते हैं। आई हैव बीन, मतलब मैं मेंटी था, मेरा एक होता है मेंटोर होती हैं, आपके नीचे 8-10 बच्चे होते हैं, तो उसमें से एक बच्चा बहुत सीधा बच्चा, वो अगले साल ही चला गया। फिर उसके बर्थडे के दिन उसको इतना मारा कि वो बेहोश हो गया। तो ये सब चीज़ों के बारे में कोई नहीं बात कर। हम लोग बोल रहे हैं कि मर्द ऐसे हैं, इनको बनाया किसने, इनको किसने बनाया ऐसा? क्योंकि आपने माँ को ऑप्शन ही नहीं दिया, अपॉर्चुनिटी ही नहीं दिया। एक इम्बैलेंस है सोसाइटी में कि माँ को जब आपने इंक्लूड ही नहीं किया डिसीजन मेकिंग में, और लड़का जब देख ही नहीं रहा है कि ये भी एक साइड है ना। बिल्कुल, जब लड़का और लड़की दोनों बॉर्न होते हैं तो उन्हें कुछ भी नहीं पता होता है, लेकिन जब धीरे धीरे उनकी परवरिश में वो चीजें फीड की जाती है कि तुम ज्यादा पावरफुल हो और लड़कियों को हमेशा दबा कर रखना चाहिए, इनकी कोई डिसीजंस नहीं होती है, डिसीजन मेकर तुम ही हो। राइट। और इस अपब्रिंगिंग के साथ जब वो बड़े होते हैं तो उन्हें ये लगता है कि शायद एक औरत की ना को भी वो एक्सेप्ट नहीं कर पाते कि तुम्हें हर चीज में एग्री करना ही है मेरी बात को। उसको सिखाया जाता है तू लड़की से हार गया, ऐसे छोटे छोटे बात पे। लूडो खेल रहे हैं घर में और कजन्स के बीच में ये बात हो रही है कि बहन ने हरा दिया, लड़की से हार गया, तो लड़की से हार गया। एक वो था ना वोक का एडवर्टाइजमेंट, आपने देखा होगा, माधुरी दीक्षित, जिसमें वो लड़का बेचारा बड़ा, वो एडवर्टाइजमेंट मैं बिना रोए देख नहीं सकती। उसमें क्या होता है कि छोटा सा लड़का है, उसको पैदा ही हुआ है, उसको बोल रहे हैं लड़के रोते नहीं है, स्कूल जा रहा है, वहाँ बोलते तुम लड़की हो क्या कि तुम रो रहे हो, और वहाँ लड़की स्माइल करके बैठी है। फिर उसको बार बार सब यही बता रहे हैं कि लड़के रोते नहीं, लड़के रोते नहीं। लास्ट सीन ये है कि अपनी बीवी को उसने बहुत बुरी तरह से अब्यूज किया है, एंड माधुरी दीक्षित एंड्स अप सेइंग कि बेहतर होगा अगर हम ये बताएं कि लड़के रुलाते नहीं है। बिल्कुल, हाँ, हम लोग एक्चुअली ये बातें ना कहीं से बच्चों के माइंड में आ जाती है। जैसे मेरी डॉटर 3.5 ईयर की है, वो मुझसे कल कहती है कि मम्मा लड़की नहीं रोती, लड़के रोते हैं, मतलब वो क्लियरली बता नहीं पा रही है। हाँ। तो मतलब बेटा ऐसा कुछ नहीं होता, लड़के और लड़की दोनों रोते हैं, दोनों को अच्छा और बुरा फीलिंग्स दोनों के साथ होता है। हम लोग एलियनेट कर देते हैं लड़कों को। और मेरे 2 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, मैंने वो खुल के रो, वो इतने ज्यादा मतलब स्ट्रांग हो जाते हैं और वो गलत वे में फिर चीजों को निकालते हैं। जैसे आपने कहा कि रोते नहीं तो रुलाते हैं। हाँ, ये एक देयर वाज दिस कोच, मुझे नाम याद नहीं आ रहा, अमेरिका में, तो वो अब फादर्स को कोच करता है। क्यों? क्योंकि जब क्या होता है ना कि अगर बाप कुछ बहुत सक्सेसफुल बन रहा है, वो ये पिक्चर देते हैं कि भाई हम लोग इतने, हमारे लाइफ में कोई प्रॉब्लम नहीं आया। वो 3 बार बैंकरप्ट होने के बावजूद उन्होंने घर में बताया ही नहीं किसी को। अल्टीमेटली ये हुआ कि उनका जो 17 साल का बेटा था उसने सुसाइड कमिट कर लिया। क्यों? क्योंकि उसको किसी मोमेंट में ऐसा लगा दैट ही इज नॉट मैन इनफ। आप क्यों गलत मैस्कुलिनिटी के डेफिनेशंस दे रहे हो? इसको थोड़ी मर्द बोलते हैं जो रोता नहीं है। इमोशंस दोनों को होते हैं ना। बिल्कुल, तो इसी से टॉक्सिक आप मैस्कुलिनिटी एक्सप्रेस करो और बच्चों को भी ये चीजें सिखाओ, जो भी फीलिंग्स आप एक्सप्रेस करो। बिल्कुल बिल्कुल। तो हिस्ट्री की अगर बात करें तो कौन से स्टेज पे आपको लगता है कि एक फीमेल्स की मतलब एजुकेशन को रोका गया है? फीमेल्स की एजुकेशन को शुरू से रोका गया है। अगर हम लोग बात करें तो जैसे मैं आपको ग्रीक्स का एग्जाम्पल देती हूँ, ये बातें खुल के अब होती ही नहीं है, क्योंकि मतलब लिटरेचर में जैसे मैंने पढ़ा, तो आपको वो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड में दे सकती हूँ कि ग्रीक्स में बाइसेक्सुअलिटी वाज कॉमन फॉर मेन। औरत बच्चे पैदा करने की मशीन थी। प्यार तो वो लोग यंगर मर्द से ही करते थे। इस बारे में आपने नहीं सुना होगा रील्स में कहीं पर भी। लोग बातें नहीं करना चाहते हैं, अनएक्सेप्टेबल है ना, गे होना या फिर ये लेस्बियन होना, ये सब तो अनएक्सेप्टेबल है। तो औरत को, जिसको बोलते हैं कि साइडलाइन करके, मर्द इंटेलेक्चुअल है, मर्द प्रॉपर्टी राइट्स रखते हैं, एजुकेशन, बोला जाता है कि कुछ नाम मैंने भी पढ़े थे कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में बहुत पहले, शायद नालंदा यूनिवर्सिटी के टाइम में, औरतें भी पढ़ती थीं। लेकिन जिसको बोलते हैं कि जैसे जैसे इन्फ्लुएंस बढ़ता जाता है ना, कि जैसे जैसे मतलब हिस्ट्री तो इज फिल्ड विथ वॉर्स। अब क्या होता है कि बाहर से फॉरेनर लोग आ रहे हैं। औरतें तो बहुत ही अनसेफ थी ना, क्योंकि अब जो दूसरा राजा आया, वो पहले वाले राजा की पत्नी को उसने प्रोस्टिट्यूट बना दिया, या जो भी बना दिया, तो फिर औरतों को अंदर ही लोग रखने लगे कि भाई इनको सेफ्टी के नाम पर एजुकेशन उनके हाथ से ले लिया गया। ये बहुत लेट आया है वापस। मैं आपको बता सकती हूँ, अभी 1933 ये एक आर्टिकल में पढ़ रही थी, एंड आई वाज सो शॉक्ड। सीवी रमन, आप जानते होंगे सीवी रमन, साइंटिस्ट। तो एक लेडी थी उस समय, एंड शी वाज अ टॉपर, कमला सोहिनी बाद में कमला भागवत नाम था उनका पहले।
जब वो यूनिवर्सिटी में आना चाहती थी तो सीवी रमन उस समय डिपार्टमेंट हेड थे, उन्होंने बोला कि नहीं, औरतें और साइंस का कोई रिलेशन नहीं होता। तो ये सब जो आज हम लोग देख रहे ये हैं ना, बहुत बड़ा टॉक्सिक ये स्टेटमेंट है। बिल्कुल तो मतलब औरतें और साइंस, इनका क्या रिलेशन है, पढ़ाई से औरतों का क्या रिलेशन है, क्योंकि औरतें बच्चों को बड़ा अच्छे से कर सकती धीरे हैं। धीरे इतना साइडलाइन कर दिया गया कि एजुकेशन उनके लिए बिल्कुल मैंडेटरी नहीं था, बाहर बिल्कुल। निकलना, ये मैंडेटरी चीजों क्या, को फेस मतलब करना। उनको तो मना कर दिया गया ना कि मतलब आप अंदर ही रहो, आपका वही काम है। मनुस्मृति में तो मैंने आपको बताया ना कि एजुकेशन मना ही था, मना ही कर कि दिया। नहीं औरतें यही सब काम करें ना तो कंफ्यूज नहीं होंगी, घर संभालें, बच्चों को बड़ा करें, ये सब करें। तो वैसे करते करते, और अब क्या प्रॉब्लम ये है ना कि अभी के जो मर्द हैं जो ये सब चीज़ को कॉन्टेस्ट करना चाहते हैं, अनफॉर्चुनेट एज इट इज, उनके पास नॉलेज नहीं है। और जैसे हम लोग जैसे लोग जब बात करते हैं तो फिर उनको लगता है ये प्रॉब्लम वाली घर तोड़ने वाली औरत है। बिल्कुल, अगर आप अपने राइट्स पे बात कर रहे हो तो लोगों को ये नहीं लगेगा कि आप दोनों के लिए बातें करें, उन्हें लगेगा ना ये घर तोड़ने वाली औरत है, इससे अपनी बीवी से दूर रखो, इसकी वीडियोस मत देखो, इससे बातें मत करो। बिल्कुल यही होता है। अगर धर्म और ग्रंथों की बात करें तो इसमें विमेन के रोल को कैसे डिफाइन किया गया है? देखिए, अगर मैं बात करूं, क्योंकि मतलब एक हिंदू घर में पैदा हुई मैं, भले ही पास्ट लाइफ रिग्रेशन के थ्रू मैंने अपना जन्म एक मुस्लिम की तरह भी देखा है, मैंने अपना जन्म एक क्रिश्चियन और एक सिख की तरह भी देखा है, बट इस जन्म में जो मैंने पढ़ाई पूरी की, तो हिंदुइज्म की जब मैं पढ़ाई करती हूँ तो सबसे पहले तो ये सामने आता है कि सोसाइटी ने कितनी बुरी तरीके से विमेन का रोल ही गायब ही कर दिया लगभग। महाशिवरात्रि क्या है, मैं इसका एक एग्जाम्पल देती हूँ। महाशिवरात्रि, बहुत चीज़ें उसमें आती हैं, लेकिन एक डोमिनेंट जो चीज़ हुई महाशिवरात्रि के दिन ये था कि पार्वती माँ का जो 108वां जन्म था, जो वो शादी हुई, वो है महाशिवरात्रि। लेकिन अगर आप पीछे जाकर कुछ दिन पहले के सारे पोस्ट देखोगे, हैप्पी महाशिवरात्रि, आपको मोस्ट ऑफ द पोस्ट, 90% पोस्ट में बस शिव जी दिखेंगे। लोगों को पता ही नहीं कि शिवलिंग का मतलब होता है वो दोनों ऑर्गन्स एक साथ हैं, बैलेंस है, शिव ही शक्ति है, शक्ति ही शिव है। ओके, माता पार्वती और भगवान शिव शंकर दोनों का। है। अब वो बस लिंग नहीं है, वो शिवलिंग है, क्योंकि उसमें शिव का मतलब ही शक्ति होता है ना, राइट। तो वो दोनों ऑर्गन्स का अमेलगमेशन है। तो हमारे, कम से कम हिंदुइज्म का जहाँ तक मैं बात करूँ, हिंदुइज्म में शिव और शक्ति इनसेपरेबल हैं। और मैंने ये देखा है अपनी भक्ति में, शिव जी की भक्ति में मैंने ये देखा है, और ये फिर बाद में जब देख लिया, उसके 1-2 साल बाद मैंने पढ़ा भी कि आप अगर सही तरीके से शिव भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो एक टाइम आएगा जब आप शक्ति की तरफ आप अट्रैक्ट होंगे ही, कि शक्ति की भी मैं उपासना करूं, क्योंकि दोनों एक है। एक ही है, शिव का ही दूसरा एस्पेक्ट है। आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि जैसे एक आम का बीज है, ठीक है, तो आम का बीज वो मैस्कुलिन है, उसको आप डाल दो अर्थ में, फिर वो जब बड़ा होता है तो वो जब पूरा पेड़ बन जाता है वो शक्ति है। अब उस पेड़ में फिर आम होंगे, उसके अंदर फिर बीज होगा, वो मैस्कुलिन है। तो मैस्कुलिन फेमिनिन को जन्म दे रहा है, फेमिनिन मैस्कुलिन को जन्म दे रही है, ये एक पूरा साइकिल है। ओके, शक्ति का मतलब क्या होता है? ग्रोथ, शक्ति, तो पावर। आप अलग अलग आप चीजों को नहीं कर सकते। वो बिल्कुल अलग है ही नहीं। तो इसी तरह शिव और शक्ति उतने ही इंपॉर्टेंट है। एक बहुत बड़ा सीन है, मतलब शिव और शक्ति की बात करें तो दोनों अगर हस्बैंड वाइफ के रूप में इनको देखा जाता है, तो आज के टाइम में हस्बैंड वाइफ के रूप में ऐसा कुछ आपको देखने को मिलता है? नहीं मैम, बिल्कुल भी नहीं मिलता है कहीं से भी। अगर मैं आपको सच बोलूं तो एक ना ये रोल दे दिया गया है। आप जो मैट्रिक्स जिसमें हम लोग रहने, जिस माया जाल में रह रहे हैं वो देखो, वर्सेस रियलिटी क्या है शिव शक्ति का, वो देखो। शक्ति जब काली बनती है और वो जब अपने उग्र रूप में होती हैं तो उनको शिव शांत करने आते हैं। राइट। और यहाँ वॉर्स कौन कर रहा है? औरतें तो नहीं जाके झगड़ा कर रही हैं। औरतों को तो इनफैक्ट बोल दिया गया तुम बंद रहो अंदर, कुछ बोलना ही अलाउ नहीं है बिल्कुल, उन्हें। हाँ, कि तुम शांत रहो। जो शांत औरत है, जो बिल्कुल मुंह नहीं खोल रही है, दैट इज अ गुड वुमन। तो ये वाली बात है ना कि आपने पूरा इरेज कर दिया औरत की। पावर तो सारी औरतें ही है ना। अब हिंदुइज्म में कौन है पावर? सरस्वती आपकी एजुकेशन है, लक्ष्मी आपकी मतलब धन संपत्ति है, और दुर्गा आपकी जो फिजिकल पावर होते हैं वो। आखिर शक्ति की उपासना लोग क्यों कर रहे हैं? तो ये जो चीज़ है ना कि हमारे रिलीजन से इसको बिल्कुल मैनिपुलेट करके, फिल्टर करके क्योंकि वर्जन आगे बढ़ाया आज के जा रहा टाइम है। में हस्बैंड अपनी वाइफ को अपनी शक्ति, अपनी पावर मानते ही नहीं है। वो तो बस उनको तो इनफैक्ट उस समय भी एक ईगो बैटल चलता रहता है कि मैं ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ एंड थिंग्स लाइक दैट। तो ये चीज़ है ना कि इस चीज़ को ढांक दिया गया है। और एक सीन है, मतलब आपने पढ़ा होगा कभी या देखा होगा, जब अमृत मंथन किया जा रहा था, अमृत के पहले हलाहल निकलता है कि वो जो पॉइजन था उसको कौन पिएगा। सब लोग ये बात करते कि भाई शिव ने पिया, मैं खुद ही शिव भक्त हूँ। लेकिन उसके बाद क्या हुआ ये कोई नहीं बात करता। जब शिव ने वो हलाहल पिया, वो उसको मतलब उनके लिए बहुत मुश्किल था, उस मतलब बहुत कष्ट में थे।
तब शक्ति की ही एक मतलब 10 महाविद्या में से एक देवी है तारा माँ। उनका आपने कभी फोटो देखा होगा, रेड फेस, मतलब यहाँ पर पूरा रेड माउथ होता है उनका। तारा माँ। तो तारा माँ आई और उन्होंने शिव को बच्चे की तरह लेके अपना दूध पिलाया। ओके। जो वो हलाहल उनका जो नीलकंठ बोलते हैं ना, इसके बियॉन्ड की स्टोरी बताई नहीं जाती कि तारा माँ ने जब वो दिया, जो जिसको तो पॉइजन को काटने का भी जो होता है कि कम से कम टॉलरेट कर सके, मिले, वो दूध तारा माँ का था। शी इज वन ऑफ द डिवाइन फेमिनिन एस्पेक्ट। मतलब पहले तो उन्होंने उस जहर को पी लिया और उसके बाद उसे टॉलरेट करने की शक्ति तारा माँ से मिली। बिल्कुल। ओके। नहीं, इस बारे में मैंने कहीं नहीं पढ़ा और ना ही सुना है आज तक। मैंने भी पढ़ा है इसीलिए। ओके। ये मुझे पता है कि नीलकंठ महादेव जो है ऋषिकेश में, वहां पर आकर भगवान भोलेनाथ जहर पीने के बाद में बैठे थे। ये शिव महापुराण में लिखा है। उसमें बताया गया है, क्योंकि शिव की भक्ति जो भी करेगा वो शक्ति के पास जाएगा ही। जो शिव को बस शिव समझ रहा है, शिवलिंग समझ रहा है, उसने पूरी भक्ति अभी तक की ही नहीं, क्योंकि आप समझ ही नहीं पाए। तो एक और इसमें कहानी ये है, एक ऋषि थे भृंगी, बहुत तप किया था उन्होंने, लेकिन वो जब भी पूजा करते थे ना तो शक्ति की पूजा नहीं करते थे, बस शिव की पूजा करते थे। तो माँ ने बोला कि इनको हम लोग अपना अर्धनारीश्वर रूप दिखा देते हैं तो ये समझ जाएंगे कि हम लोग एक ही हैं। अब उनके अंदर तो मातृत्व का वो था, बोध था, तो वो दोनों अर्धनारीश्वर रूप में चले गए और इनको ये एक, जिसको बोलते हैं कि उनको लगा कि अब तो मैं परिक्रमा करूंगा तो शक्ति की भी करनी पड़ेगी क्योंकि औरत तो कमजोर है। तो ऋषि भृंगी ने क्या किया कि वो एक बी के फॉर्म में एक मक्खी बन गए और बस शिव की परिक्रमा ऊपर से नीचे उन्होंने किया और वो आगे खड़े हो गए। फिर ये दोनों अलग हुए और माँ ने उनको श्राप दिया कि क्योंकि आपको जो स्त्री तत्व है उससे इतनी परेशानी है, तो ये लो मैं आपके अंदर से सारा स्त्री तत्व निकाल देती हूँ। वो ऐश में ट्रांसफॉर्म हो गए। ओके जी। मतलब आप समझ रहे हो कि मतलब उन्होंने एक मक्खी का रूप लेकर सिर्फ भगवान भोलेनाथ की मतलब परिक्रमा किया। उन्हें ऐसा लगा कि एक फीमेल में तो पावर है ही नहीं, फीमेल है ये तो। ओके। और मैं इनकी परिक्रमा करूंगा तो मैं भी कमजोर हो जाऊंगा, छोटा हो जाऊंगा। ओके। मतलब इतना हीन भावना से देखा गया है। बिल्कुल। ओके। जैसा आप कह रहे हैं कि भगवान भोलेनाथ की जो भक्ति करता है उन्हें शक्ति की भक्ति अवश्य प्राप्त होती है। तो ऐसा मैं भी फील करती हूँ, जैसे मैं भगवान श्री कृष्ण की बहुत बड़ी भक्त हूँ, तो कब मैं राधा रानी की तरफ मूव कर गई हूँ मुझे पता भी नहीं चला है। ये भी, इसका भी एक स्टोरी ये है कि शिव और शक्ति जब एक होने वाले थे तो 108 जन्म लिया, मिलियंस ऑफ ईयर्स, तो शिव ने बोला कि मैं समझना चाहता हूँ कि इसमें कितना कष्ट होता है। जैसे तुमने मेरे लिए इंतजार किया उस लो वाइब्रेशनल स्टेट में अर्थ पे, तो मैं भी इसको एक्सपीरियंस करना चाहता हूँ। तो बोलते हैं कि राधा माँ जो है वो शिव है। ओके। दिस इज शॉकिंग, राइट। मैंने ये सुना है, उनका ही रूप है ये। और कृष्ण जो है वो काली है, मतलब पार्वती है। तो अब उनका देखिए रोल फ्लिप हो गया है ना, कि राधा माँ फिर उनको जैसे बोलते हैं ना कि माया जाल मैट्रिक्स में आते ही आप सब कुछ भूल जाते हो पास्ट, तो राधा माँ भी भूल गई थी इनिशियली। हाँ। और शिव मतलब इस बार माँ पार्वती जो शक्ति थी वो कृष्ण बन के वो आगे जाकर उन्होंने सारा एक्शन वाला काम किया, जो भी किया, और ये हमेशा इंतजार ही करते रह गई। इसलिए भी ऐसा होता है कि जो भगवान शिव के जो रियल भक्त होते हैं वो फीमेल्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं। बिल्कुल। मैंने ऐसे अपनी लाइफ में देखा है, जो भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त होते हैं फीमेल्स की बहुत रेस्पेक्ट करते हैं, क्योंकि वो लोग सच समझ चुके होते हैं कि फीमेल मेल को चाहिए नहीं। बिल्कुल। तो अगर पहले की शादियों की बात करें तो उस टाइम में जब शादियां होती थी तो उस टाइम में विमेन का क्या राइट होता था? विमेन का राइट्स एक्चुअली कुछ नहीं होता। एक पेंटर है जिन्होंने बहुत अच्छे तरीके से इसको दिखाया है कि एक लड़की है कठपुतली, उसके जो धागे हैं उसके माँ बाप के पास है, अब वो धागे शिफ्ट कर दिए गए पति के पास, वो प्रॉपर्टी है। वो बाप की प्रॉपर्टी थी, अब पति की प्रॉपर्टी बन गई। एक्चुअली मैंने भी अपनी लाइफ में कुछ लोगों के मुंह से सुना है कि अगर शादी वादी के दौरान जैसे दो लोग मिलते हैं ना, लड़के पार्टी लड़की पार्टी, तो उस टाइम में कहा जाता है, अपनी बेटी को लोग ऐसे डिफाइन करते हैं कि मेरी बेटी तो गौ के समान है, जिस खूंटा से बांध दो वहां पे बंधी रहेगी। आप समझो लोग किस टाइप का मतलब बात कर रहे हैं। बिल्कुल, गाय समझ के रखा है। मतलब उसके अपने थॉट्स है, अपने ड्रीम्स है, उससे बिना पूछे कह दिया जाता है कि आपकी बेटी वहां पे खुश रहेगी। आप पहले उससे पूछो तो उसकी खुशी किस चीज में है। प्रॉब्लम ये ना कि हम लोग कंडीशन ही ऐसे शुरू से करते हैं कि वो बेटी खुद ही कंफ्यूज हो जाती है कि अगर मैं ऐसा करूंगी तो मेरे माँ बाप का नाम ऐसे बदनाम हो जाएगा, या मैंने अगर अपने लिए डिसीजन ले लिया तो मैं बहुत बुरी हूँ, मैं तो बुरी हूँ, सब लोग दुखी हो रहे हैं, मेरे पापा को मेरी वजह से हार्ट अटैक ना हो जाए, ये सब। और वो हार्ट अटैक भी कैसे होता है मुझे समझ नहीं आता है कि आपका बेटा जो कर रहा है उससे आपको हार्ट अटैक नहीं हो रहा है, बेटी कर रही है उससे हार्ट अटैक हो रहा है। राइट। जबकि मतलब इज्जत की जो डेफिनेशन है ना सिर्फ बेटी से जोड़ कर देखी जाती है, इसलिए कुछ घरों में बेटे बहुत नालायक निकल जाते हैं। सही बात है, एक्सपेक्टेशन ही नहीं है ना उनसे कुछ, तो बिना एक्सपेक्टेशन उन्हें फ्री छोड़ देते हो। बिल्कुल।
जैसे हमने पहले ही डिस्कस किया कि ब्रिटिशर्स जब आए तो सती प्रथा बंद हुई, तो क्या उसके बाद एजुकेशन पे कुछ उनका इम्पैक्ट पड़ा? बिल्कुल, एक्चुअली मैंने तो इंग्लिश की पढ़ाई करी है, लेकिन फ्रैंकली मैं बिलीव नहीं करती कि ब्रिटिशर्स का आना 100% बहुत अच्छा था या 100% बहुत बुरा था। कुछ प्रॉज एंड कॉन्स दोनों ही थे। तो उसमें कुछ अच्छी चीज़ें ये थी कि हाँ, सती प्रथा बंद करने के बाद औरतों की भी पढ़ाई की बात हुई, वो वहाँ से भी आगे बढ़े। यहाँ भी कुछ ऐसे मेन थे जिन लोगों ने आगे बढ़ के औरतों की एजुकेशन के लिए फाइट किया। वो मर्द हैं जो डिवाइन मैस्कुलिन, जिसको बोलते हैं कि शिव का स्वरूप लेकर आए और उन्होंने औरतों की हक की बात की। तो हाँ, उनके आने से ये सब हुआ। और उसके बाद जिसको बोलते हैं कि बाय एंड बाय चेंजेस आ गए। ये नहीं था कि बस ब्रिटिशर्स ही इसमें आगे बढ़े थे। इनफैक्ट ये इंडियंस ही कुछ जो मर्द थे उन लोगों ने जब आगे बढ़ के इस बारे में बोला तो ब्रिटिशर्स को लगा कि भाई ये भी ठीक है। हालांकि ब्रिटिशर्स ने और बुरा बहुत कुछ किया, वो भी मैं बता वो सकती तो हूँ। हम पे रूल करने आए थे, तो वो वुमेन एजुकेशन को क्यों सपोर्ट कर रहे थे? देखिए, एक्चुअली उन्होंने कभी भी किसी को बताया नहीं कि हम लोग रूल करेंगे। सबसे पहले तो ईस्ट इंडिया कंपनी बन के है ना, कलकत्ता से आए, बोले कि भाई हमें तो बिजनेस करना है। धीरे धीरे सारे राजा और जो भी जितने भी मुगल एम्पायर है, जिससे भी उन लोग कोलैबोरेट करते गए, सबको उन्होंने यही बोला कि हम लोग आपको पावर प्रोवाइड करेंगे, आप हमारे साथ जुड़ जाओ। फिर उन लोगों ने ये बोलना स्टार्ट किया कि हमारे पास तो भाई वाइट मैन्स बर्डन है, कि हम लोग तो वाइट है ना स्किन से, तो हम लोग ही लोग सिविलाइज्ड हैं, आप लोग अनसिविलाइज्ड हो, तो हम लोग पूरी दुनिया में फैल रहे हैं ताकि सबको सिविलाइज कर सके। तो उसके बीच में बहुत सारी चीज़ें हुई, जैसे एजुकेशन में जो आज हमारे एजुकेशन सिस्टम में जो प्रॉब्लम्स हैं वो सारे अंग्रेजों से आए हुए हैं। हमारा एजुकेशन सिस्टम बहुत स्ट्रांग हुआ करता था, बिल्कुल, जिसको बोलते हैं चक्र, और ये स्पिरिचुअल पावर्स कैसे डेवलप करना, भले ही गुरुकुल वाली प्रथा थी। बिल्कुल। लेकिन प्रॉब्लम ये था ना कि गुरुकुल वाली प्रथा अब जैसे मुगल बीच में आए, या जिस कारण से भी जो जितने लोग भी आए, इस बीच में औरतों को सेफ रखने के नाम पर साइडलाइन कर दिया गया। तो बात ये थी कि अब ब्रिटिशर्स, अब क्योंकि मैं एकदम नेगेटिव लाइट में या पॉजिटिव लाइट में नहीं डालना चाहती ब्रिटिशर्स को, लेकिन इस बारे में क्योंकि क्वीन एलिजाबेथ, जो क्वींस थी उस समय ना, तो उनके पास जब ये न्यूज़, इनफैक्ट कमला भागवत की जो मैं बात कर रही थी, ऐसी जो औरतें थी जो पढ़ना चाहती थी, ये लोग डायरेक्ट लिखती थी लेटर्स क्वीन को कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, मुझे औरत होने के नाम से यहाँ नहीं जाने दिया जा रहा है। तो वो सब चीज़ें भी बहुत रंग लाई। तो इसीलिए ब्रिटिश, जिसको बोलते हैं कि ऐसा सोच के नहीं कि चलो इनका भला कर दिया जाए, ऐसा नहीं था। लेकिन जो रिफॉर्म्स आ रहे थे, क्योंकि वो लोग अब मालिक बन के बैठे हुए थे, तो लोग अपनी रिक्वेस्ट उनके पास साइन कर रहे थे। बॉलीवुड का हमारी रियल लाइफ पे क्या इम्पैक्ट होता है? अगर बॉलीवुड का इम्पैक्ट हम लोग जिसको विमेन एम्पावरमेंट के बारे में सोचे तो मिक्स्ड है। एक अगर आजकल वेब सीरीज की बात करें तो वुमेन एम्पावरमेंट तो बहुत ही कम देखने को मिलता है। नहीं, हाँ, सिनेमा पर नहीं, मैं आपको जो इनडायरेक्ट तरीका ना वो भी बताती हूँ। अब जैसे आप देखिए, ब्लिंकिट से मुझे क्या फायदा है, आई एम अ सिंगल मदर। ब्लिंकिट से मुझे फायदा नहीं कि 11:30 बजे भी मैं प्रिंट आउट मंगा सकती हूँ, राइट। तो वैसी वाली इनडायरेक्ट इम्पैक्ट है जो बॉलीवुड की, कि जैसे बॉलीवुड या फिर सिनेमा आया कहाँ से, थिएटर से आया। थिएटर में पहले, जैसे आप 16th सेंचुरी की बात करें, मैं इंग्लैंड की बात करूँ, इन जनरल जो वर्ल्ड में चेंजेस आया, उस समय औरतों का किरदार भी मर्द करते थे, यंग लड़के, है ना। तो जैसे शेक्सपियर के प्लेस में उस समय लड़कियां लड़के ही बनते थे। तो फर्क ये हुआ कि अब जैसे अब सिनेमा आ गया तो इसमें ये लोग ज़्यादा रियलिज्म चाह रहे हैं। तो रियलिज्म में भले ही आप एक पूरी मूवी बना दो आप औरत पर, कम ही लोग देखने जाएंगे, लेकिन जो मर्द की भी मूवी है उसमें औरतें रहेंगी। पैसा तो उनको मिला ना, कम ही मिला, बहुत ड्रास्टिकली कम मिला ना। प्रियंका चोपड़ा जैसे लोग तो बॉलीवुड छोड़ ही चुके हैं, राइट, क्योंकि मेन रोल भी अदा करके आपको बाकी मेल एक्टर से कम मिलता है। तो ऑब्वियसली नेगेटिविटी है, बट पॉजिटिव बात ये है ना कि औरतों को हिस्सेदारी तो मिली, बराबरी नहीं मिली लेकिन हिस्सेदारी मिली ना। कि अब ये भी बात है कि ठीक है, अब लड़कियां कैसे कपड़े, उनको समझ ही नहीं आ रहा है कि भाई हमारी बॉडी को तो इन लोगों ने चिकन बना दिया कि ये दिखाओगे तो आपको इतने पैसे मिलेंगे। लेकिन बात ये हुआ कि इसमें एक फाइनेंशियल पावर भी आया। वो औरत आज बाहर निकल के अपना घर बना पा रही है। उससे, जैसे मैं नाम नहीं लूंगी, बहुत ही अजीबोगरीब कपड़े पहनती हैं, एंड आई रियली डोंट लाइक द वे शी ड्रेसेस अप एंड थिंग्स लाइक दैट, बट आज उनका अपना रेस्टोरेंट चल रहा है, 4-5 तो ऑलरेडी ब्रांचेस बन चुके हैं। शी इज फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट। मे भी उनको अपने बॉडी के बारे में अवेयरनेस नहीं आ रहा है कि लोग कैसे देख रहे हैं। ये भी एक बात है, ये भी एक पावर है कि आप ये सोचना छोड़ दें कि लोग कैसे देख रहे हैं। हाँ, फाइनेंशियल इंटेलिजेंस भी एक पावर है ना, कि आपको एक रोल तो मिला, हिस्सेदारी तो मिली, एक मतलब जिसको बोलते हैं कि पहले नौकरियां मिली नहीं रही थी औरतों को, फिर धीरे धीरे नौकरियां मिली, फिर उनको किरदार करने के लिए मिला। तो बॉलीवुड का एक फाइनेंशियल लेवल पर तो जनरली डेफिनेटली है। उसके बाद अब आप देखो, अब फेमिनिस्ट मूवीज भी आ रही हैं। फेमिनिज्म का मतलब ही लोग गलत समझते हैं, लेकिन अब वो मूवीज आ रही हैं जो औरतों के कष्ट के बारे में बात कर रही हैं, है ना। तो जो, अब मैं ये नहीं बोलना चाहती हूँ, मैं ये नहीं समझती और जानती हूँ कि मर्द कितने बदले हैं। औरतें बदली हैं। पहले औरतें मानती थी
कि हम सच में डोरमैट हैं, बट ये सब अब वो चीजें अपने हक के लिए आवाज उठा रही है। बिल्कुल। अगर ये मूवी आप किसी को हक से मुझे याद है फिल्म हक, तो मैं वो देख रही थी, मैं यही सोच रही थी कि चलो इस बारे में बात तो हुई। अब वो जैसे ही प्राइम पर, आई थिंक नेटफ्लिक्स या प्राइम पर आया, भले ही पहले लोगों ने जाकर नहीं देखा होगा, लेकिन नेटफ्लिक्स या प्राइम पर था तो लोगों ने देखा ना। बिल्कुल। अब वो क्या बोलते हैं, शाह बानो का क्या केस था, लोगों को पता तो चला कि एक औरत 1980s में फाइट कर रही थी। वो मूवी हस्बैंड ने मुझे बैठा कर दिखाई कि देखो ये मूवी को। बिल्कुल। मैंने एक फिल्म देखी थी मदर, आपने शायद मॉम श्रीदेवी की फिल्म थी। श्रीदेवी की बिल्कुल। movie। तो वो फिल्म मैंने देखा और मुझे मतलब वहां से समझ में आया कि सीरियसली सिनेमा एक आर्ट फॉर्म है। आप कोई और आर्ट ले रहे हो कि नहीं, आप रीडिंग कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, या पेंटिंग्स का कोई शौक रखते हो नहीं, सिनेमा भी एक आर्ट फॉर्म है। अब उसमें औरतों को भी तो अलग अलग तरीके से, अगर एक फिल्म है जिसमें कि बस औरत को एक आइटम नंबर बना दिया, तो वो भी तो फिल्म है जहाँ की वही मेन कैरेक्टर है। तो मुझे लगता है कि मिक्स्ड रहा है रिएक्शन। ऑब्वियसली कम से कम एक बातचीत के लिए तो ओपन हुआ ना। एक फिल्म का सीन मैंने देखा जिसमें, बहुत पुरानी फिल्म थी 1950s की, जिसमें एक औरत दूसरी औरत को बता रही है, आई थिंक मधुबाला थी उसमें से एक, ओके दूसरी औरत को ये बता रही है कि पति का प्यार का मतलब ही होता है कि वो मारेगा भी आपको। ओके। कैन यू बिलीव दैट? लेकिन आज उसके बारे में हम लोग रेफर करके बता सकते हैं ना कि हिस्ट्री में ये हुआ है। मतलब ये मूवीज में दिखाया जा रहा है। मूवीज में 1980s की मूवीज में क्या दिखाया जा रहा था कि या औरतों कई को- बार ऐसा भी होता है ना, लोग कहते हैं कि जो प्यार करता है वो मारता भी है। हाँ, ये जो आप बोल रही हैं कबीर सिंह, ये कितना मतलब कितना अजीब सा वो इसमें दिखाया था कि प्यार का मतलब कि वो इतना हक जमाएगा कि वो आप पर हाथ भी उठाएगा। बिल्कुल। और लोग काफी पसंद कर पसंद रहे थे कर उस रहे थे। कैरेक्टर को। मुझे उस फिल्म में एक ही सीन पसंद आया जिसमें उस लड़की ने उसको थप्पड़ मारा तब वो जाके उसका दिमाग ठीक हुआ। बट एनीवेज मुझे लगता है कि बॉलीवुड भले ही नेगेटिव लाइट में फिर से कमर्शलाइजेशन, फिर से कमोडिफिकेशन में ऐड कर रहा है, बट कहीं ना कहीं रोल भी तो दे रहा है ना औरत को। तो मुझे लगता है कि पॉजिटिव नेगेटिव दोनों इम्पैक्ट। दोनों इम्पैक्ट। आपके हिसाब से इंटरनेशनल वुमेन्स डे क्यों सेलिब्रेट किया जाता है? इंटरनेशनल वुमेंस डे इसलिए भी सेलिब्रेट किया था, ये पहले तो वुमेंस डे से स्टार्ट भी नहीं हुआ था, ये पुरानी एक बात है, अर्ली 20th सेंचुरी की बात थी कि जब कुछ लेबरर्स में औरतों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाया था। पहले मर्द ने साथ नहीं दिया कि उनको पैसे इतने नहीं मिल रहे हैं, परिवार का खाना तक नहीं हो पा रहा है। तो जब ये आवाज़ उठी वो 8 मार्च को उठी थी, है ना। और जब ये कुछ सेंसेशन बनने लगा तब उनके पतियों ने भी साथ दिया। अब ये सारा, उसके अलावा पहले की भी हिस्ट्री है जो अमेरिकन वेमेन ने किया, सुफ्राजेट्स, कि हमें वोटिंग राइट्स चाहिए, हमें प्रॉपर्टी राइट्स चाहिए। तो ये सारी चीज़ों को वोटिंग राइट्स भी नहीं थी फीमेल के पास? बिल्कुल नहीं। ये कब की बात है? ये मैं 19th सेंचुरी की बात बता रही हूँ। ओके। 19th सेंचुरी में वोटिंग राइट्स भी नहीं थे औरतों के पास। इंडिया में प्रॉपर्टी राइट्स नहीं थे। अभी 2004 में तो एक चेंज आया था जिसमें कि बेटी को भी प्रॉपर्टी राइट मिल सकता है। 1984 या 86 तक कोई भी इंसान, मतलब जिसको बोलते हैं कि अगर आप घर लेने जा रहे हो रेंट पर, एक औरत लेने जा रही है औरत के ही नाम पर, तो वो आदमी मना कर सकता था 1984 के पहले। उसके बाद ये रूल आया कि नहीं, आपको देना पड़ेगा प्रॉपर्टी, वो औरत होने की वजह से। अब वो तो चेंज आया बस उस पर ना, रिटर्न में चेंज आया। लोग कर रहे हैं चेंज की नहीं कर रहे हैं, वो तो माइंडसेट की बात है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सबको मिलाकर फिर हुआ कि भाई 8 मार्च को घोषित कर देते हैं कि ये वुमेन्स डे है। तो वुमेन्स डे सिर्फ एक सेलिब्रेशन बन के रह गया है या इसके कुछ रियल लाइफ इम्पैक्ट भी है? जब मैं देखती हूँ ना वुमेन्स डे, मतलब ऐसे बोले पार्लर में इतने ऑफ है और ये आप इसका कुर्ता खरीद लो, ये कर लो, हम लोग इसी चीज़ के अगेंस्ट फाइट कर रहे हैं, है ना। वुमेन्स डे तब होता है जब आप बात करो कि हमें बराबरी क्यों नहीं मिल रही है। जो आप कॉर्पोरेट्स में अगर बात करो, सेम पोजीशन पे औरतों को कम पैसे मिल रहे हैं, आई एग्री। है ना। ट्रू। मुझे लगता है कि अगर मर्द को आज मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट हो जाए, पीरियड स्टार्ट हो जाए, तो 2-3 दिन तो फ्री में छुट्टी मिल जाएगी उसको। एक पीरियड मशीन है ना, कि उसका वो क्रैम्प्स का मशीन, जितने आदमियों ने ट्राई किया सब चिल्ला रहे हैं, रो रहे हैं, उनको पता ही नहीं कि हम लोग क्या दर्द झेल रहे हैं। बिल्कुल। तो ये सब चीज़ के बारे में बात करो ना कि 2 दिन आप छुट्टी दो औरतों को, या जो भी आप, मतलब ये जो पूरा साइकिल बना हुआ है ये मर्द के हिसाब से है। 30 दिन काम करना है। अब तो भाई लोग 90 आवर्स बात कर रहे हैं, लेकिन 45 आवर जो काम करने की बात हुई है ना, औरत के बॉडी में पॉसिबल नहीं है। मतलब ये सारे, मतलब मेन के अकॉर्डिंग सारा बिल्कुल। सेट हुआ है। ये सिस्टम ही मर्द का है। आप कार की सीट की बात करते हैं ना, वो भी मर्द की बॉडी के हिसाब से बनाया गया है। ओके। बिल्कुल। आप देखिए अभी कपड़ों में, अभी कुछ साल से चल रही थी बात की औरतों के कपड़ों में पॉकेट्स क्यों नहीं होते हैं तो हमेशा वो पर्स ही कैरी करके ले जाएं। तो ये सब चीज़ें हैं। अगर आप ये सब चीज़ों के बारे में बात करो ना कि कैसे हमारी ज़िंदगी आप बराबर बनाओगे, ज़्यादा आसान बनाओगे, ज़्यादा सेफ, विमेन रिलेटेड क्राइम्स के बारे में आप बात करो। हम लोग बोलते हैं नाम लेकर औरत का वॉज रेप्ड क्या, पैसिव वॉइस में आप क्यों बात करो, एक्टिव वॉइस में बात करो ना, मर्द ने रेप किया, राइट। ये क्यों नहीं बात करो। आप उस मर्द का नाम लो और बोलो इसने रेप किया, औरत का नाम मत कहा बताओ। जाता है कि औरत की इज्जत चली गई।
औरत की इज्जत, वही तो मेरे को तो सबसे बड़ा सवाल ये कि औरत की इज्जत कैसे मर्द ने चलेगी? तो इज्जत खराब करने का काम किया है ना। बिल्कुल। और अगर दोनों एक दूसरे को टच करते हैं, इससे इज्जत जाती है, तो मर्द का भी जाना चाहिए ना इज्जत। औरत की इज्जत कैसे चली जाती है? तो हमने कहीं ना कहीं फीमेल को ही इस तरीके से ट्रीट किया है कि हमेशा तुम ही हर गलत काम के लिए रेस्पॉन्सिबल हो। घूम फिर के ब्लेम गेम उसी के साथ खेला जाएगा, क्योंकि वही वाली बात है ना कि एजेंसी, अपने बॉडी पर भी हमारा हक नहीं है। बस पर आप चले जाओ, मेट्रो पर आप चले जाओ, लोग पूछते हैं ना कि सीट क्यों खाली है या सीट क्यों औरत को मिलनी चाहिए। इतने अच्छे मर्द हैं आपके आसपास कि आपको वो सेफ फील ही नहीं करने देंगे। बिल्कुल। कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि वुमेंस डे में ना सिर्फ खूबसूरती, अच्छे कपड़े और अच्छे डिस्काउंट की बात के साथ साथ ना कुछ ऐसी बातें होनी चाहिए जो वुमेन्स को एम्पावर करें। बिल्कुल, ये होना चाहिए। वुमेंस डे में यही सब चीज़ों के बारे में बात करना चाहिए कि ये क्राइम रेट्स क्यों बढ़ रहे हैं। और आप जब विमेन की बात करोगे ना वुमेंस डे पर, तो मैं आपको बता रही हूँ कि मैंने वही शिव शक्ति वाली बात है कि जब आप औरतों की प्रॉब्लम सॉल्व करने जाओगे ना, तो आप मर्द की सबसे बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करोगे। मेंटल हेल्थ, 75% सुसाइड्स मर्द करते हैं। ओके। ये डेटा है 2021 का। जस्ट बिकॉज कि उन्हें रोना अलाउड नहीं है। उनको ये कंडीशन करके रख दिया गया ना। अब ये देखो ना, मैं उनका नाम, जो अभी पिछले साल जिन्होंने सुसाइड कमिट किया, 80 मिनट्स का वीडियो बना के और पता नहीं कितना कुछ लिख के, बहुत सहानुभूति है मेरी उनके साथ। बट द फैक्ट कि इतना टाइम था उनके पास ये सब बनाने का। सुसाइड क्या होता है? वो एक इंस्टेंस में आपको वो जोश चढ़ती है, आप सुसाइड कमिट करते हो, बट दैट वाज अ टोटल प्लान्ड थिंग। उतने देर में आपका माइंडसेट चेंज हो सकता है। माइंडसेट चेंज नहीं हुआ आपका, आपने सुसाइड कर लिया। और ऐसे एक बंदे, अभी आई थिंक जनवरी में एक केस आया था जिसमें कि एक आदमी ने इसलिए सुसाइड किया क्योंकि उसकी जो बीवी थी, उसने लिखा है, उसने लिखा कि इससे कोई गलतियां ही नहीं होती, घर भी साफ रख लिया, बच्चों को भी टाइम से, अभी खुद जिम भी जा रही है, हमेशा इंस्पायर्ड है। मैं तो इंस्पायर्ड ही नहीं, मुझसे ज़्यादा कमा रही है। और उसके अपने पति की, उसने, जो औरत थी, उसने अपनी कंपनी में जॉब लगवा दी ऑलमोस्ट डबल सैलरी पे, अपने पति की लगा दी। तो अब उसको लग रहा है कि मैं तो नालायक हूं। ये चीज को आप सॉल्व करो ना। आप क्यों? और सेम चीज अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ करता तो वाइफ काफी अच्छा फील करती है कि मेरा हस्बैंड सपोर्टिव है। ये कितना अच्छा है ये इंसान। ओके। तो यही है ना कि आपने खोखला बना दिया मर्द को। ये भी अमेरिका के ही किसी छोटे से शहर में की गई थी। एक घर उन्होंने रखा जहां 15 साल से नीचे की लड़कियों को एक वीक के लिए छोड़ दिया गया, ठीक है। ओके। उनको ऑब्जर्व किया गया, और उसमें ऑब्जर्वेशन में क्या आया कि जो उसमें से सबसे बड़ी लड़कियां थी ना, वो छोटी बच्चियों का ध्यान रख रही हैं। एक उसमें 8 साल की बच्ची को बार बार मम्मी की याद आ रही थी, तो बड़ी वाली लड़की उसको प्यार दे रही है, रोज नया नया खाना बन रहा है, एक्टिविटीज हो रही है, बहुत खुश। ये लोग जब निकले तो एक दूसरे को उसके बाद भी मैसेज कर रहे हैं, घर एकदम साफ सुंदर। उसके एक वीक बाद लड़कों को रखा गया वहाँ। ओके। और उनको टाइम से पहले निकालना पड़ा, क्योंकि बुलिंग का इंसिडेंट इतना बड़ा हुआ था कि कुछ बच्चे दूसरे को मार पीट रहे थे। खाना एक भी दिन नहीं बना वहाँ, उन लोगों ने बाहर से ऑर्डर किया। घर जब वो निकले, इतना ट्रैश। हम लोग ये सोच रहे हैं ना कि हम लोग ब्लेम गेम खेल रहे हैं। बात ये नहीं है भाई, हम लोग अलग थोड़ी हैं आपसे। बिल्कुल। आपके साथ ही हम लोग सोसाइटी जी सकते कहीं हैं। ना कहीं मेल मेंबर जो मेंटली स्ट्रांग नहीं है, वो स्ट्रांग बनने की कोशिश कर रहा है, दिखावा कर रहा है। ये आप गलत चीज उसके दिमाग में भर रहे हो कि तुम मर्द हो तो तुमको ऐसे होना चाहिए। ये गलत चीजें हैं। और आपने बहुत बड़ी बात कही कि उसे हम लोग खोखला बना दे रहे खोखला बना हैं। दे रहे लाइक एक फीमेल को तो हम लोग हर सिचुएशन में सरवाइव करने के लिए सिखा रहे हैं, और इसलिए वो सरवाइव कर भी ले रही। एक मेल मेंबर को हम लोग खोखला कर नहीं रहे हैं। सिखा रहे हैं। इनफैक्ट अगर आप देखिए तो ठीक है, आज वुमेन रिलेटेड क्राइम्स हैं, बहुत दुख की बात है, लेकिन आप कहीं ना कहीं देखें ना, तो जो इवोल्यूशन हुआ है, मैं तो इन दोनों को अब अलग स्पीशीज की तरह दिखती हूँ। आई लुक एट मेन एज प्रिमिटिव, मुझे ऐसा ही लगता है। मैंने जितने बुक्स भी अभी लास्ट पढ़े हैं, और आप औरतों को देखो, अगर ब्रेन का इवोल्यूशन किसी का बहुत फास्ट हुआ है, औरत का हुआ है, क्योंकि आज वो बाहर की भी दुनिया संभाल सकती है, घर की भी दुनिया संभाल सकती है, और स्ट्रेस भी मैनेज कर रही है। बिल्कुल। आदमी को देखो, वो बाहर की ही दुनिया में आके इतना मेसअप हो जा रहा है और स्ट्रेस मैनेजमेंट नहीं कर पा रहा है। तो आप हमसे अलग नहीं हो। मेरे 2 बेटे हैं, मैं उनको हीलिंग सिखाऊं, मेडिटेशन सिखाऊं, जो भी। मैं ये बोलना चाह रही हूँ कि हम लोग अलग नहीं हैं। हम लोग को एक दूसरे का ख्याल रखना है। बिल्कुल। तो मर्दों की भी प्रॉब्लम इसमें सॉल्व होगी। कंपैरिजन और कोई कंपटीशन वाली बात नहीं है। बिल्कुल। तो इसमें मर्द की भी प्रॉब्लम सॉल्व होगी। जब हम लोग वुमेन्स डे पर वुमेन की प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे तो मर्द की भी प्रॉब्लम ऑटोमेटिक सॉल्व हो जाएगी। बिल्कुल। ये जो वुमेन रिलेटेड क्राइम होते हैं, जैसे हम वही बात भी कर रहे हैं, तो इसके पीछे क्या रीजन होता है? फैमिली की अपब्रिंगिंग। फैमिली की अपब्रिंगिंग, एक्चुअली तो अपब्रिंगिंग के नाम पर ना, मुझे कभी कभी मैं बोलना चाहती हूँ कि हम लोग ड्राइविंग करने के लिए भी लाइसेंस लेते हैं, लेकिन पेरेंट बनने के लिए कोई लाइसेंस ही नहीं है। कोई भी माँ बाप बन रहा है। और मैं एज एन एजुकेटर तो ये ज़रूर बोलना चाहूँगी, क्योंकि 12 साल एजुकेशन में रहने के बाद मैंने ये रियलाइज़ किया है कि आज की प्रॉब्लम नहीं है, ये हज़ारों साल की प्रॉब्लम है कि पेरेंटिंग के लिए कोई एजुकेशन ही नहीं है। बताया ही नहीं गया कि क्या सही और क्या गलत तरीका है। अब जो आप मान लीजिए कि एक इंसान बहुत ही अब्यूज़ में बड़ा हुआ, वो जब बाप बनेगा, या वैसे ही कोई औरत बहुत दब के बड़ी हुई, वो जब माँ बनेगी,
वो लोग क्या सिखा पाएंगे अनटिल कि वो अपने प्रॉब्लम्स और वीकनेस को देख के उसको हील करें, जो बहुत कम लोग कर रहे हैं ना। वही डिलीवर करेंगे जो उन्होंने मतलब अपनी लाइफ में बिल्कुल। देखा है। तो ये साइकिल फिर से होता जा रहा है कि उसने देखा अपनी माँ को मार खाते हुए पिटते हुए, तो उसने सोचा कि औरतों का यही स्टेटस है। वुमेन एम्पावरमेंट के साथ में एक हेल्दी रिलेशनशिप को कैसे बनाया जाए? मुझे लगता है ना कि हम लोग कुछ पिछले 30 साल से कम विमेन एम्पावरमेंट कर रहे हैं, मेल एम्पावरमेंट नहीं कर रहे हैं। ओके। एम्पावरमेंट में हम लोग ने सोचा एजुकेशन है और पैसे हैं। आपने ये नहीं देखा कि स्ट्रेस मैनेजमेंट भी एम्पावरमेंट है। एक दूसरे को रिस्पेक्ट करना। कोई ऐसा इंसान है जो कि मैं आपको बताऊं, जो सच में अपने लाइफ में जिसने मतलब एकदम जीरो से स्टार्ट करके जो इंसान आगे गया ना, वो बहुत रिस्पेक्टफुल होगा। बिल्कुल। जो इंटाइटल्ड बड़ा होगा ना, जिसको बचपन से ही, जैसे मैंने बोला, खोखला बड़ा करोगे, अरे तुम तो मर्द हो, तुम जो करो वो सही है, सारी चीजें हाँ। अवेलेबल है। तो आप, मुझे यही लगता है कि सबसे पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि ना लड़के और लड़की को साथ लाना बहुत ज़रूरी है, एजुकेशन में खास करके। आप जब लड़की के भी माँ बाप हो ना, तो लड़की को क्यों रोकते हो किसी रिलेशनशिप पे जाने में? तो ये बहुत, किसी माँ को मैंने बोला तो वो रोने लगी, बोले आप कैसी बातें कर रहे हो। बात यह है कि आप जब तक लड़की को मौका नहीं दोगे ना कि वो लड़कों को देखे, उनके साथ बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड भी बन के रहे, उसको समझ में आएगा कि ये मर्द सही नहीं है, कल को वो शादी सही इंसान से करेगी, है ना। सबसे पहले तो ये है कि आप दोनों को मिलने का मौका दो। आखिर मर्द भी इतना पागल इसलिए हो रहा है औरत के लिए क्योंकि शायद उसको कहीं से वो चीज़ मिल नहीं रही है, उसको माँ का प्यार भी नहीं मिल रहा है। जब लड़का बड़ा होता है तो क्या होता है, लड़की बड़ी होती है तो क्या होती है, लड़की जब बड़ी होती है तब भी उसको माँ गला लगा रही है। और बोलते हैं ना कि जेंडर गैप की वजह से लड़का जब बड़ा हुआ तो फिर वो अपनी माँ के साथ नहीं सो सकता, लड़की बड़ी हो तो बाप के साथ नहीं सो सकती। प्यार कौन दे रहा है? माँ दे रही है। वो लड़का तो अकेला हो गया, वो अपने दोस्तों के साथ, वो जो दोस्त जो भी दिमाग में डाल रहे हैं। तो ये आप एक हेल्दी वार्म एनवायरनमेंट बनाओ। सबसे तो पहले ये कंडीशनिंग जैसी हो रही है ना, उसको चेंज करने की जरूरत है। बच्चों को अगर आप इस तरह के फ्रीडम देंगे तो बच्चे गलत रास्ते पे भी तो जा सकते हैं। कैसी, मतलब आप देखिए, जब फ्रीडम दे रहे हैं तो हम लोग फ्रीडम ये नहीं दे रहे कि हम लोग आंख बंद कर रहे हैं, है ना। जैसे स्कूल में भी आप बैठा रहे हैं, इसके बारे में बात होना बहुत ज़रूरी है। आपके स्कूल में काउंसलर होना बहुत ज़रूरी है, जो काउंसलर जेंडर के बारे में। मैं लिटरेचर क्यों पढ़ा रही हूँ? मैंने स्कूल में लिटरेचर इसीलिए पढ़ाया है क्योंकि मैंने सारे कॉन्ट्रोवर्शियल लेसन्स अपने स्टूडेंट्स को दिए हैं जिस बारे में बात नहीं हुई। जैसे कुछ एग्जाम्पल, जैसे आइंस्टाइन की बात, जैसे, या फिर मैं अपने बच्चों को जो बातें बताती हूँ। आइंस्टाइन पर एक चैप्टर है क्लास 9th में, जिसमें कि बताया जाता है कि मिलेवा मैरिक से वो मिला। मिलेवा मैरिक वॉज अनदर साइंटिस्ट। ये दोनों जब पढ़ाई कर रहे थे, इनकी लव मैरिज हुई। उनके लव लेटर्स में भी फिजिक्स और ये सारा कुछ मिक्स था, इमोशन के साथ फिजिक्स भी मिक्स था। रिलेटिविटी थियोरी जो आई आइंस्टाइन की, वो उसकी अकेले की नहीं थी, मिलेवा मैरिक की भी थी। इन दोनों की शादी हुई, 2 बेटे पैदा हुए, फिर डिवोर्स हो गया क्योंकि मिलेवा मैरिक डिप्रेशन में चली गई। सारा जो काम इन लोगों ने साथ में किया था वो आइंस्टाइन के नाम से आज छपा है, नोबेल प्राइज आइंस्टाइन को मिला। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं। एक क्लास 11th में चैप्टर है बर्थ पर, जिसमें कि एक औरत को बच्चा बहुत लेट एज में पैदा होता है। मैंने ऐसे स्कूल में पढ़ाया है जहाँ की आपसे बहुत ही बेहुदा सवाल मेल स्टूडेंट पूछ सकता है। किस टाइप के सवाल होते हैं? मैम, लेबर पेन क्या होता है? मैंने बोला बेटा हाउ वर यू बॉर्न? तो इंग्लिश की टीचर ने पूछा कि आपकी मम्मी को हॉस्पिटल जाना पड़ा या ये सब वो सब। तो उसने बोला कि नहीं, मैं तो नॉर्मल डिलीवरी था। मैंने पूरा लेसन उसकी माँ पर बेस करके पढ़ाया कि आपकी मम्मी को ऐसा हो सकता था, ऐसा। उसके बाद सारे लड़के नीचे झुक के पढ़ाई कर रहे थे, क्योंकि अगर दूसरी औरत की बात हो तो लोगों को बहुत मजा आता है। फीमेल पढ़ा रही है ना, हाँ, फीमेल पढ़ा रही है, और एक फीमेल को थोड़ा सा इस वे में लिया भी जाता, लेकिन जब बात माँ की आए तो लोगों फिर की उसके नजरें बाद झुक जाती है। फिर वो सारे बच्चे, उसके बाद कोई मेरे क्लास में कभी बेहुदा बात निकली ही नहीं। तो लेकिन मैंने ये सारी बातें करी और बहुत स्मार्टली आपने टैकल किया चीजों को। उसके बाद सारे, वो लड़का अकेला नहीं, बाकी भी लड़के कभी कोई सवाल ही नहीं पूछने हैं। मतलब बाकी सवाल, इनफैक्ट उस बैच में से आज भी लड़के हैं, उनकी गर्लफ्रेंड है या उससे शादी करना है नहीं करना, वो ऐसे कर रही है मैम, वो गलत है। ये सारे लेवल की बातें आज भी मेरे पुराने 10 साल पहले पढ़ाए हुए स्टूडेंट से होती है। लेकिन बदतमीजी कर लोगे या फिर औरतों के बारे में उल्टा पुल्टा मेरे साथ बदतमीजी कर लोगे, ये नहीं होगा, आंसर मिलेगा। तो मैं अपने बेटों के साथ बैठ के, मैंने जैसे मॉम फिल्म बताया था, मॉम देखा, और इस तरह की जो भी, जैसे ओ माई गॉड 2 जो फिल्म है, जो चीजें लड़कों को पता होनी चाहिए, मैं खुद माँ बन के दिखाऊंगी, मैं बताऊंगी। और ये हर पेरेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है। बिल्कुल। एक्चुअली मदर्स को इतना दबा दिया जाता है ना कि मदर भी क्या बोले उसे भी समझ में नहीं आता, वो खुद ही और कंफ्यूज्ड है। और फिर बच्चों को भी लगता है कि मम्मी तुम चुप रहो, हाँ, पापा जो है वो सही है। वो जो देखता है ना, उसको लगता है कि पापा पैसे ला रहे हैं, पहले तो सारे डिसीजन मेकिंग वही कर रहे हैं, उनको ही तो मुझे पटाना है। पैसा मीन्स वैल्यू। वैल्यू, राइट। मतलब आप हमारे टाइम में भी देखो ना, मेरी माँ
कॉलेज की प्रिंसिपल होके रिटायर हुई। लेकिन जब मुझे पहली बार मूवी देखना था अपने फ्रेंड्स के साथ, तो मम्मी से मैंने जब पूछा तो मम्मी ने बोला पापा से पूछो। तो भले ही मेरे पापा बहुत ही फॉरवर्ड थे उस जमाने में भी, मेरे पापा ने हमेशा सपोर्ट ही किया है। अगर आज की डेट में वैसा हस्बैंड आज की डेट में भी मिलना मुश्किल है, लेकिन अल्टीमेटली डिसीजन मेकिंग पापा के ही हाथ में था। राइट कि पापा से हाँ, पूछो। तो इसीलिए होता है ना कि माँ फिर बहुत कम ही कंट्रीब्यूट कर पाती है, नॉर्मल फैमिलीज में बहुत कम कंट्रीब्यूट कर पाती है, इसलिए बेटा वो साइड देख ही नहीं पा रहा, बेटी भी। आज भी मोस्ट ऑफ द फैमिलीज में मैं देखती हूँ कि मतलब औरतें अपने आप को सिर्फ घर तक ही सीमित करके रख रही है। और मुझे लगता है ना कि हर किसी में भगवान ने कुछ ना कुछ ऐसी क्वालिटी दी है, आपको खुद को पहचानना है। भले आप घर से एक छोटा सा बिजनेस स्टार्ट करो, बट अब करो बिल्कुल, आप ओनरशिप लो। और सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी ये है कि आपके बच्चे क्या देख रहे हैं घर में। बिल्कुल, बहुत लोग इसीलिए ना रेसिडेंशियल स्कूल में भेज देना चाहते हैं। मैं तभी बोलती हूँ आप चेंज करो प्लीज, आप अपना मुंह खोल के बात करना स्टार्ट करो, क्योंकि वो देखने में आसान यही लगता है कि उसको भेज दो, वहाँ वो क्या बेचारा सफर कर रहा है आपको पता है, वो और बेकार तरीके से बड़ा होगा शायद, बहुत बहुत उसका बुरा इम्पैक्ट होगा, क्योंकि आप देखने भी नहीं जा पा रहे हो। आप देख नहीं पा रहे हो। आई एम श्योर कि कुछ ऐसे स्कूल्स होंगे जो इसको कंट्रोल में रखते हैं, लेकिन बट मैक्सिमम यही रियलिटी है। अक्सर ये भी कहा जाता है कि एक औरत ही दूसरी औरत की बहुत बड़ी दुश्मन है। तो इसको आप कैसे देखते हैं? एक्चुअली है नहीं, ये बनाया गया है। हक जो फिल्म है ना, उसमें एक सीन है कि नई बीवी आ गई। अब जो मदर इन लॉ है वो आके नई बीवी को इंट्रोड्यूस करते हुए बोलती है कि तुम लोग दोनों जल्दी से बना लो खाना, और ये तीनों सर्व कर रहे हैं एक आदमी को। खाने वाला एक आदमी और 3 सर्व कर नौकरानियां जैसे जिसको बोलते हैं ना, तीनों। अब क्या होता है इसमें, क्या होता है ना कि अब जिसके पास पावर है, अब सब उसको ही इम्प्रेस करना चाह रहे हैं, तो पावर दिया ही नहीं गया ना। तो औरत को फिर साइकोलॉजिकली ये लगा ना कि अगर मैं इस इंसान को खुश कर लूं, आप किसी भी कॉर्पोरेट में देख लो ना, जो बॉस होगा उसको तो सब खुश करने में लगे रहते हैं, तो वैसी वाली बात है। तो उसमें क्या हुआ कि मदर इन लॉ को अगर पावर चाहिए तो बेटे को कंट्रोल में रखना पड़ेगा, बीवी को अगर पावर चाहिए तो हस्बैंड को कंट्रोल में रखना पड़ेगा। तो इस तरह से क्या हुआ ना कि औरत को ला के इस सोसाइटी ने खड़ा कर दिया एक दूसरे के सामने। अब जो चीज़ एक्चुअली ब्रेकअप कर रही है, क्योंकि अब हैं ऐसे कम्युनिटीज़, मेरा खुद का कम्युनिटी है, या फिर मैंने और भी वुमेन लीडर्स को देखा है कि उनकी खुद की कम्युनिटी रहती है। एक व्हाट्सएप ग्रुप ही बना लो, जैसे मेरे ही ग्रुप पर 100-200 ही लोग हैं, लेकिन वो औरतें हैं जिनको मैं फ्री में भी हेल्प करूँगी या फ्री में भी गाइडेंस दूंगी। ये चीज़ है ना कि आप सिस्टरहुड कितना निभा सकते हो, क्योंकि भाईचारा तो बहुत 100 साल 1000 साल से चल रहा है। आप कभी भी देखो कि भाईचारा, आप जो भी बोलो, गलती होगी ना तो मर्द एक साथ खड़े हो जाते हैं, बिल्कुल, औरतों में आपस में झगड़ा हो जाता है। एक्चुअली ना औरतें समझ नहीं पाती कि रियल गलती किसकी है। जैसे बहुत सारे फैमिलीज में भी ना सास बहू में अभी भी ये लड़ाई चलती है ना कि कौन ज्यादा पावरफुल है, वो वाइफ की ज्यादा सुनता है या माँ की ज्यादा सुनता है। तो ये फाइट में सारी चीजें खराब हो रही है। और दूसरी चीज मैं ये भी ऑब्जर्व करती हूँ कि अगर एक फीमेल अगर दूसरी फीमेल से ज्यादा खूबसूरत दिख रही है या ज्यादा सक्सेसफुल है करियर वाइज, तो दूसरी फीमेल को ना उससे सीखना चाहिए। लेकिन दूसरी फीमेल क्या करती है, उसे जेलसी फील करती है, उसके अगेंस्ट पॉलिटिक्स करती है, गॉसिपिंग कैसे करती इसको है। सबके सामने मैं नीचा दिखा दूं कि मैं इससे सुपीरियर हूँ, ये सब चीजें होती है ना। बहुत लोगों को ये भी लगता है कि ये तो बाहर जाके ऐसे ऐसे कर रही है। बहुत मतलब इतना पॉलिटिक्स है ना, औरतों को समझने की जरूरत है। सेटिस्फाइड करते हैं उनकी बातें करके। और कुछ हस्बैंड्स भी ऐसे होते हैं जो दूसरी जो सक्सेसफुल औरतें हैं ना, उनकी बुराई करके अपनी वाइफ को इम्प्रेस कर देते हैं। तुमने जो किया है वो उसने थोड़ी किया है। राइट तुम्हारा सैक्रिफाइस, तुम्हारा बलिदान, कि वो उसी में खुश रहे और बंद रहे। बिल्कुल ये तो कहीं ना कहीं एक लेडी को दूसरी लेडी को सपोर्ट करना चाहिए। आज मुझे लगता है कि अगर लेडी को कुछ करना है तो सबसे पहले तो आप बहन बन के बाकी लोगों को सपोर्ट करें, बिल्कुल जजमेंट ना करें। इसमें बड़ी जो औरतें होती है ना, वो बहुत मेजर सपोर्ट दे सकती हैं, क्योंकि उन्होंने जिंदगी देख रखी है। तो ये सपोर्ट अगर वो करने लगे तो बहुत बड़ी बात होगी। या छोटी जो औरतें हैं वो बड़ी औरतों को मोबाइल कैसे चलाना है, रिस्पेक्ट से, हाँ ये वही बोल रहे कि रिस्पेक्ट से, आप टेक्नोलॉजी से या फिर जो लेटेस्ट चीजें उनसे अवेयर करवाओ, बिल्कुल बहुत चेंज होगा। तो ये चीजें अगर चेंज हुई तो मुझे लगता है कि बहुत बड़ा सोसाइटी में एक चेंज आएगा। बिल्कुल। इंडिया में जैसे अभी हम लोग बात भी कर रहे हैं कि देवियों की पूजा होती है, दुर्गा माँ की प्रतिमा की पूजा होती है, सरस्वती माँ की पूजा होती है। अगर सरस्वती माँ की बात करें तो ज्ञान की देवी है, ठीक है। लेकिन एक औरत को कहा जाता है कि तुम्हारी बुद्धि तो घुटनों में है। बिल्कुल। तो इसको आप कैसे डिफाइन करती है? देखिए, एक चीज ना जिसको बोलते हैं कि लाइफ में बुरा भी होता है तो वो अच्छा ही होता है किसी ना किसी तरह से। क्योंकि मेरे लाइफ में ऐसी चीजें रही हैं कि कुछ साल मैंने ऐसे लोगों के साथ गुजारा है जिन लोगों ने मुझे अपने बारे में बहुत बुरा फील करवाया। लेकिन इतना बुरा फील करवा दिया ना, उन लोगों को समझ नहीं आया कि इतना नहीं करवाना था। तो आपको खुद को लेके बुरा फील फिर मुझे लग गया, हाँ पहले तो बुरा फील होने लगा, हाँ अच्छा मैं सच में बदसूरत हूँ, अच्छा मैं सच में बेवकूफ हूँ, घुटने में दिमाग है। लेकिन ये कुछ ही दिन तक हो सकता है।
1 साल 2 साल 3 साल, चलो 10 साल भी अगर हो गया तो फिर एक टाइम आता है, फिर लगता है सच में, फिर आप सवाल उठता है, तब आपको समझ में आता है कि नहीं ये स्ट्रैटेजी है। जैसे आपने बोला ना घुटने में दिमाग है, ऐसी बुरी चीजें बोलो दूसरे इंसान को कि उसके पास जो है भी ना वो भी भी zero ना हो देख जाए, पाए वो भी जीरो हो जाए और आपकी बातों को एक्सेप्ट कर इसको ले। सेडिज्म बोलते हैं, मतलब साइकोलॉजी के लैंग्वेज में। आप खुद तो सैड हुई, लेकिन आपको खुशी तब मिलेगी जब दूसरा दुखी होगा, राइट। तो उसकी खुशी आप चोरी कर लेते हो। तो ये वाली चीज हो ना, ये वही चीज है कि ये अपने आप में ज्यादा तेज ना बन जाए, क्योंकि इसके अगर इसको पावर आ गया तो फिर तो ये तो घर तहस नहस कर देगी। लोग, आई हैव लिटरली हर्ड, लोग मेरे को बोलते हैं, मुझे पर्सनल जैसे फेसबुक पे कुछ कुछ मैसेजेस आते हैं जो ऑब्वियसली मतलब जो मेरे फ्रेंड्स नहीं है उसमें भी घर तोड़ने की बात करती हैं आप। तो मैं कि कौन से घर की बात, मैंने जवाब नहीं दिया। मतलब अगर एक औरत अपने राइट की बात कर ले तो घर टूट जाएगा, लेकिन अगर एक मेल अपनी पार्टीज करता, अपने हक के लिए जीता है, तो घर नहीं टूटता है। नहीं तो आप कौन से घर की बात कर रहे हो? जिस घर में मेरे ना मेरी प्रॉपर्टी है वो, मैं वहां बस नौकरानी बन के अगर जी रही हूँ, क्योंकि ऐसे हैं रियलिटीज। अनफॉर्चुनेटली अपने दिल्ली एनसीआर मुंबई ऐसी शहरों की औरतें ऐसी भी हैं जो बोलती हैं कि दैट्स नॉट द रियलिटी। अब भाई आप अपनी बात कर रहे हो। आज भी पढ़े लिखे घरों में बहुएं पिट रही है, बहुत गंदे तरीके से पिट रही है। एक देहरादून का वीडियो अभी वायरल हुआ है, मुझे देख, मैं रो रही थी ये देखकर। मुझे समझ नहीं आता है कि लोग इसको नॉर्मलाइज कर देते हैं। कोई बात नहीं, वही वाली बात है, कोई बात नहीं, ऐसे करके कर देता है ये। मतलब तो बात ये है ना कि मतलब आप जिसके पास जो पावर है वो आप उससे छीन लो। अल्टीमेटली ये होता है कि एक साइकोलॉजिकल गेम है जो खेला जा रहा है। इंसान का कॉन्फिडेंस लूज हो जाएगा तो वो खुद ही चुपचाप से बैठ जाएगी, खुद अपने आप को कुछ नहीं समझेगी। बिल्कुल। तो फिर आपने ओवरकम कैसे किया इससे? एक्चुअली मैं जब स्टूडेंट थी तो मैं लीडर थी, उसको बोलते हैं कि पब्लिश हुआ था न्यूज़पेपर में, बहुत सारे मेरे इंटरव्यूज़ लिए गए थे। उसके बाद सेंट स्टीफेंस कॉलेज में आई, बहुत अच्छा कुछ किया अपने लाइफ में। लेकिन फिर क्या होता है, विमेन स्टडीज़ एंड डेवलपमेंट सेंटर के साथ काम किया, उनके मैगजीन्स में लिखा, इंटरनेशनल सेमिनार्स में बोला। लेकिन फिर क्या होता है ना कि जब आपकी शादी होती है ना, तब आप एक अपने कल्चर में वापस चले जाते हो कि ठीक है अब मैं माँ बाप के का नाम बेयर करके जा रही हूँ इस परिवार में, भाई यहाँ ऐसे ऐसे करना है। तो फिर बच्चे पैदा होते हैं। सबसे अच्छा आसान तरीका होता है ना कि औरत को जल्दी से वो प्रेग्नेंट हो जाए ना, फिर उसके बाद वो झगड़ा नहीं करेगी। अच्छा, जैसे आपने कहा कि माँ बाप का नाम बेयर करना है, ठीक है, तो एक लड़की के माइंड में हमेशा ये होता है कि माँ बाप की इज्जत रखनी है। बिल्कुल बिल्कुल। ये लड़की को क्यों नहीं सिखाया जाता कि तुम्हें भी अपनी परवरिश शो करनी है, कि तुम्हारे माँ बाप ने भी तुम्हें अच्छे संस्कार दिए हैं, औरतों की रिस्पेक्ट करना सिखाया है? मैं आपको एक बात बोलूं जो शायद बहुत सारी औरतें नहीं सुनना चाहती हैं, मैं एक्सेप्ट करती हूँ। कहीं ना कहीं कमजोरी मुझ में थी कि मैंने इतना कुछ अपने लाइफ में पहले ही कर लिया था, फिर मैंने क्यों बर्दाश्त किया ये सब। कहीं ना कहीं ये कंडीशनिंग में भी होता है कि हम लोग लड़की को सिखाते हैं कि जो जितना ज़्यादा चुप रह रही, अब इतने बार हज़ारों बार स्टेज पर बोलने के बाद भी अगर मैं चुप हो गई तो इसलिए ही भी शायद चुप हुई क्योंकि मैं माँ थी, मेरे बच्चे पैदा हो रहे थे उस समय, 2 बच्चे पैदा हो चुके थे और दूसरे बच्चे तक मैं समझ चुकी थी कि मुझे यहाँ से निकलना है। और फिर मैं प्लानिंग में थी अब मैं कब निकलूँ कि मैं दोनों बच्चों को भी संभाल सकूँ और मैं फाइनेंशियली भी इतनी इंडिपेंडेंट हूँ। तो उस समय में मुझे याद नहीं था कि मैं कौन थी। बोलते ना कि भूल जाता है इंसान कि मेरे पास पावर्स हैं। तो वो वाली चीज़ है कि तब आपको अचानक से एक दिन ऐसे आंखें खुलती, क्या मैं सच में इतनी बुरी हूँ? लेकिन मुझे लगता है ना कि ये चीज़ें जो औरतों के साथ हो रही है, बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी आते हैं जिसमें फीमेल कहती है कि मेरी सास ने हमारा डाइवोर्स करा दिया, और रीज़न चाहे जो भी हो, मुझे लगता है कि अगर एक औरत चाह लेना तो अपने बच्चे की परवरिश बहुत अच्छे से कर सकती है और इस टाइप के केसेस होंगे ही नहीं। आई एम श्योर कि बहुत वर्स्ट सिचुएशन हुआ होगा तभी जाके आप इस रिश्ते से बाहर आई होंगी। बिल्कुल बिल्कुल। और मुझे कहीं ना कहीं जैसे लोग बोल रहे हैं ना कि मैं उन मतलब मेरी सास ने करवाया, ऐसे करवाया, आज मैं उन सब लोगों को बहुत थैंकफुल हूँ क्योंकि मुझे लगता है कि अगर वो लोग ऐसे प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करते तो मैं अपना ये वर्जन नहीं देख पाती। आप अपने आप को भूल जाती। हाँ, और मुझे लगता है ना जैसे लोग बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं, मुझे नहीं बट मैंने बहुत कॉन्वर्सेशंस देखे हैं यंग लड़कियों के बीच में, बच्चे पैदा ही क्यों करना है भाई, ये आपका डिसीजन है, हमारे ऊपर क्वेश्चन मत उठाओ। क्यों? क्योंकि मुझे लगता है ना कि अगर मैं माँ नहीं बनती तो मैं ये माँ का जो स्वरूप होता है ना, मैं ये कभी नहीं जान पाती, मैं अपने पावर्स ही नहीं जान पाती। बिल्कुल। 2 लड़कों को बड़ा करते करते मैंने लड़कों को समझाया कि वो जो सोसाइटी में अगर कोई लड़कों को बचपन से नहीं देख रहा हो तो शायद वो सोचेगा कि ऑल मेन आर जो भी कोट एंड कोट, लेकिन मैं ऐसा नहीं सोच सकती क्योंकि मेरे बच्चे हैं मेरे सामने और मैं देख रही हूँ कि वो मतलब कितने अच्छे हैं दिल से। बिल्कुल, क्योंकि आपने अच्छी परवरिश दी है और एक माँ होने के बाद मुझे लगता है काफी पेशेंस आ जाता है, पेशेंस आ जाता है और आप ना हार नहीं मानते फिर। बिल्कुल। हाँ, आप अपने आप में हार मान लोगे लेकिन बच्चे जब आपके आँख के सामने अब आप हार नहीं मान सकते। बिल्कुल। वो शक्ति आपको तभी पता चली जब आप माँ बनोगे।
सो एक वुमन के लिए इनर अथॉरिटी का क्या मतलब है? अगर मैं एक स्पिरिचुअल प्रैक्टिशनर की तरह बात करूं, क्योंकि इसको साइकोलॉजिकल स्पिरिचुअल पर्सपेक्टिव से मैं आंसर करना चाहती हूँ, क्योंकि इनर वर्ल्ड की जैसी आप बात करते हो, फिर आप ये नॉर्मल वर्ल्ड की बात करना आपने खत्म कर दिया। इनर अथॉरिटी क्या होता है? इनर अथॉरिटी वो होता है कि आप स्वयं, जिसको बोलते हैं जैसे स्वयंभू, जैसे शिव है, खुद को खुद से बनाया, तो आप स्वयं से अपना निर्माण करो, जिसको बोलते हैं ना कि आप ये डिसाइड करो आप क्या बनना चाहते हो। और बनने से मेरा मतलब बस IAS ऑफिसर नहीं है, कि आप किस तरह के इंसान बनना चाहते हो। तो इनर अथॉरिटी डेवलप करने में एक्चुअली नॉर्मली औरतों को बहुत टाइम लग जाता है, जिसको हम लोग मेनोपॉज बोलते हैं ना, जिसको कि बहुत ही नेगेटिव लाइट में मेडिकल साइंस ने दिखाया हुआ है, वो एक्चुअली स्पिरिचुअली बहुत हाइटेंड टाइम होता है एक औरत के लिए, कि अब वो जो जिसको बोलते हैं ना कि दुनिया का काम वो कर चुकी है, अब वो अपने ऊपर फोकस करेगी। तो इनर अथॉरिटी वही होता है कि, और एक्चुअली स्पिरिचुअल वर्ल्ड में वापस जाते हुए, अर्थ इज वन ऑफ द मेनी प्लैनेट्स इन द मल्टीवर्स जो कि काफी लो वाइब्रेशन पर है, और यहाँ बहुत बड़ा इम्बैलेंस है मैस्कुलिन और फेमिनिन में, शिव और शक्ति में। तो शक्ति को इन लोगों ने एक्सेप्ट ही नहीं किया, एक्सेप्ट ही नहीं, पूरे से यूज कर रहे हैं, औरतों को कमोडिटी बना दिया है, सामान बना दिया है, लेबर बना दिया है। औरतें भी तो अपनी शक्ति भूलते जा रही है, खुद ही भूलती जा रही है। तो इस सिचुएशन में इनर अथॉरिटी डेवलप करने का मतलब होता है कि आप अंदर, अपने अंदर, अगर मैं एक फीमेल हूँ, फेमिनिन का मतलब फीमेल नहीं होता है, फेमिनिन एक एनर्जी है, शक्ति एक एनर्जी का मतलब फीमेल नहीं होता। नहीं, शिव के डिवाइन मैस्कुलिन शक्ति एक ये एनर्जी है, और दूसरी एनर्जी है शक्ति। अगर आप जब मेंशन करते हो डिवाइन फेमिनिन है कोई, तो वो डिवाइन फेमिनिन के अंदर मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों का बैलेंस होगा। अगर आप बोलते हो डिवाइन मैस्कुलिन, तो उसके अंदर भी मैस्कुलिन फेमिनिन दोनों का बैलेंस होगा। तो जब इनर अथॉरिटी की बात करते हैं ना, कि कोई औरत वहां तक पहुंच सके कि इनर अथॉरिटी है मेरे पास, तो वो मतलब वो डिवाइन फेमिनिन बन गई। अब उसके अंदर बस फेमिनिन पावर्स नहीं है, उसके अंदर मैस्कुलिन पावर्स भी हैं। आम तौर पर क्या देखते हैं, मैं आपको बहुत सारे केसेस बता सकती हूँ कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, खास करके क्या होता है ना कि लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं। जितना ऊपर जा रहे हैं उतना डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्योंकि दिल के खिलाफ जाके काम कर रहे हैं। आप पूरे देर सेडेंटिक लाइफ, आप बैठे बैठे काम कर रहे हो। तो उसमें क्या होता है कि मैंने बहुत सारी औरतों को देखा है ये प्रॉब्लम झेलते हुए, थायराइड या फिर सेक्रल चक्रा जहाँ पर होता है, जहाँ पर हमारे फीमेल ऑर्गन्स होते हैं, वहाँ पर का कुछ प्रॉब्लम, सिस्ट हो गया या जो भी मल्टीपल प्रॉब्लम्स। इसका मतलब ही है कि आपने मैस्कुलिन वर्ल्ड को अपनाने के लिए फेमिनिटी पीछे कर दिया, क्रिएटिविटी आपने पीछे कर दिया। इनर अथॉरिटी का मतलब होता है कि आप उन दोनों में बैलेंस बनाने के सिचुएशन में आ रहे हो। आप मैस्कुलिन पावर या जो भी वर्ल्ड के पावर को अपनाने के लिए आपने अपनी ओरिजिनल पावर नहीं सैक्रिफाइस की। तो मुझे लगता है कि इनर अथॉरिटी का मतलब यही होता है कि आप दोनों में, टाइम लगेगा ऑब्वियसली लेकिन आप दोनों में बैलेंस बनाने की कोशिश करो। आप सेल्फ केयर, सेल्फ लव, #सेल्फ लव जिसको बोलते हैं, सेल्फ इश्क, वो भी करो। बाहर के लोगों का, बच्चे भी बाहर के ही लोग हैं आपके लिए बाय द वे, क्योंकि सबसे पहले तो आपका शरीर आता है ना, आपके शरीर से ही निकला है वो बच्चा। बट सेल्फ लव तो लोग भूलते जा रहे हैं, वो खुद के लिए लव दूसरों से डिमांड करते हैं। ये इसका मतलब ही होता है, जब आप दूसरे से लव डिमांड करते हो तो इसका मतलब ही होता है कि आप खुद को लव नहीं कर रहे। आप देखोगे कभी कभी, मैंने ये चीज़ रियलाइज़ की है और फिर ट्रेनिंग्स में समझा भी है, कि जिसके पीछे बहुत लोग घूम रहे हैं, जैसे जिसके पास स्पिरिचुअल पावर है ना, लोग ऑटोमेटिक अट्रैक्ट होते हैं, उनको पता भी नहीं होता है। जैसे मैं अपने वर्क प्लेस पे जाऊँ तो मैं कभी भी डंका नहीं बजाती कि क्या क्या स्पिरिचुअल काम किया मैंने, लेकिन लोग अट्रैक्ट होते हैं। क्यों अट्रैक्ट होते हैं? हाँ, क्योंकि उसमें एक कंप्लीटनेस की एनर्जी है, और वो जब कंप्लीटनेस की एनर्जी आती है ना, जो विपश्यना में भी बोलते हैं, है ना, बुद्धिज्म में भी बोलते हैं कि आप सबसे ज्यादा खुद को ही प्यार करते हो। अगर कोई आपके भगवान ना करे परिवार में मर गया, तो आप उसके लिए नहीं रो रहे हो, आप अपने लिए रो रहे हो, क्योंकि ना आप मिस कर रहे हो। राइट। आप हमेशा अपने आप को ही प्यार करते हो। लेकिन इस चीज को रियलाइज करके जो बॉडी है उसका ख्याल रखो, अपने लिए टाइम निकालो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं करो ना, तब आप ऑटोमेटिकली। तो ये चेंजेस आप में कब आए? ये मुझे लगता है कि 3 साल पहले से आना शुरू हुई, जबकि मैं स्पिरिचुअलिटी प्रैक्टिस कब से कर रही हूँ। 3 साल पहले मुझे ये समझ में आया कि जितना भी कर रही हूँ ना, मैं तब से बस बच्चों के बारे में सोच रही हूँ, मेरे माँ बाप खुश है कि नहीं ये सोच रही हूँ, और सैलरी कितनी आएगी या कितना टर्नओवर होगा, यही सब सोच रही हूँ। तब मुझे लगा कि यार मेरा क्या, मैं बचपन में ये चाहती थी, वो चाहती थी, वो हुआ। अपने अंदर के बच्चों को मतलब जिंदा रखना जरूरी है। मैं अपने अंदर के बचपन को अपने बच्चों में जी रही थी, फिर मुझे लगा नहीं, मैं भी हूँ, मैं भी एग्जिस्ट कर रही हूँ अभी। तो फिर बाढ़ में जाए दुनिया जो मर्जी वही सब किया। और अजीब बात ये ना कि लोग सोचते हैं कि मर्जी का मतलब शराब पी लो और 50 रिलेशन रख लो, ये बिल्कुल भी नहीं होता है। बिल्कुल, ये तो आप अपने लिए नुकसान ही कर रहे हो, अपने बॉडी का ही नुकसान कर रहे हो। उसके बाद फिर मैंने अपनी जिंदगी अपनी तरह से जीना शुरू कर दी। ओके।
बहुत लोग कहते हैं, नॉर्मली लोग सभी कहते हैं कि वुमेन बहुत इमोशनल पार्ट लेके चलती है, काफ़ी इमोशनल होती है, तो ये उसकी वीकनेस है या स्ट्रेंथ है? इमोशंस बहुत ही वैलिड होते हैं और मुझे लगता है कि सबको इमोशनल होना चाहिए। होना चाहिए का मतलब ये नहीं है कि है नहीं, लोग हैं, उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं। Right. अब जैसे मेरे बच्चे को कभी कोई बात पे दुख हुआ तो फिर वो जैसे उस चीज़ को रिलीज नहीं करना चाह रहा है, तो मैं हमेशा यही बताती हूँ, स्टूडेंट्स हों, मेरे बच्चे हों, मेंटीज हों, सबको यही बोलती हूँ, इमोशंस कभी भी गलत नहीं होते। इमोशंस के कारण आप क्या एक्शन लेते हो वो गलत हो सकता है। राइट। अगर एक पति अपनी पत्नी को मार रहा है, वो भी एंगर भी एक इमोशन है, लेकिन क्या उसने उसका सही एक्शन लिया? उसने सही एक्शन नहीं लिया। नहीं, इमोशनल होने का मतलब लोगों को लगता है कि रोना। हाँ, आगे रोना तो सबसे, मुझे लगता है रोना बहुत पावरफुल है। जिस दिन से मैं वापस रोने लगी ना, उस दिन से मैं खुश हो गई। जिसको बोलते हैं वो रिलीज है ना, अंदर नेगेटिव एनर्जी रिलीज हो रहा है। हाँ, हमेशा रोने का मतलब है कि आपके अंदर स्ट्रक्चर की कमी। स्ट्रक्चर क्या होता है? मैस्कुलिन। एक ग्लास में पानी चाहिए, ग्लास हुआ मैस्कुलिन, पानी हुआ फेमिनिन। पानी आपको शक्ति दे सकता है, लेकिन आप बस पानी ऐसे लेके नहीं घूम सकते, आपको ग्लास चाहिए, लेकिन खाली ग्लास भी कुछ नहीं कर सकता। बिल्कुल, दोनों चीज एक साथ चाहिए। बिल्कुल, क्या एग्जाम्पल दिया है आपने। अगर वुमेन की इंडिविजुअल हीलिंग की बात करें तो वो कैसे हो सकता है? वुमेन की इंडिविजुअल हीलिंग सबसे पहले तो इस चीज से होती है कि आप अपनी आवाज खोलो। थ्रोट चक्र, जैसे चक्रास होता है हमारे बॉडी में 114 चक्र हैं। 7 जो चक्र हैं सबसे मेन चक्र हैं, जो यहाँ से स्टार्ट होकर रूट चक्र टेल बोन पर एंड होता है। तो ये 7 चक्र में एक जो चक्र मैक्सिमम औरतों का ब्लॉक्ड होता है वो होता है थ्रोट चक्र। थायराइड का प्रॉब्लम आप बहुत देखेंगे औरतों में। जिस दिन औरत को लगने लगता है कि मेरे वॉइस का कोई वैल्यू ही नहीं है ना, तो उस दिन से उसको ये प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। अगर आपको हीलिंग करनी है, सबसे आसान तरीका जो होता है, आप बोलना स्टार्ट करो। तो बहुत सारी औरतों को होता है कि मैं कैसे बोलूँ ये। आप अगर बोल नहीं सकते, आप लिख तो सकते हो। आप एक डायरी लो, उसमें अपने डेली जो थॉट्स हैं, आपको बुरा लगा, सास ने कुछ बोल दिया, मुझे मम्मी की याद आ गई, मम्मी तो ऐसे नहीं बोलती थी, ये वो आप पूरा लिखो। अगर आपको डर है कि कोई डायरी ले लेगा, आप उसको निकाल के फाड़ के जला दो। एटलीस्ट आपके इमोशंस बाहर आ गए। ये लोग समझते नहीं है। एस्ट्रोलॉजिकली भी जब ये दोनों उंगलियां साथ में आती हैं तब आपकी हीलिंग स्टार्ट होती है। है ना। और हम लोग सोचते हैं कि भाई नेगेटिविटी कैसे निकलेगी। आप जब साइकोलॉजी की बात ही करें तो आप एनर्जी पर आ गए। अब एनर्जी कहाँ होती है? कार्मिक क्या है? बॉडी है कार्मिक। सोल तो कर्मा से फ्री है, लेकिन जो आपके लर्निंग लेसन्स में जो कर्मा बाकी है वो आपके बॉडी में होता है। तो बॉडी से वो एनर्जेटिकली कैसे फ्लश आउट होंगे? आपके थॉट्स के थ्रू। तो जब आप सबसे पहले आप लिख के, और अगर फाड़ के जला सको तो उससे तो बेहतर कुछ नहीं है। इसको वामन क्रिया बोलते हैं। तो जला देने से वो चीजें नष्ट हो जाती है। वो आप इसको जैसे पहले आपने लिखा और आप फील कर रहे हो कि सारा कुछ नेगेटिविटी निकल गया। अगर ब्लैक पेन से लूज पेपर पे लिखा बेस्ट है। फिर उसको आप फाड़ लो, जला दो, और वो जो ऐश निकला उसको आप फ्लश कर दो, तो इसका रिजल्ट पॉजिटिव मिलता है। बिल्कुल। ये पंच तत्व जैसी चीज होती है ना, कि आपने जला भी दिया, सब उसमें हो गया, फिर आपने जाके पानी में फ्लश आउट कर दिया। अब वो वापस नहीं आने वाला आपके पास। आप देखोगे, आप 3 दिन लगातार करो, एकदम शरीर में जिसको बोलते हैं कि ताजगी, फ्रेशनेस, वो वहीं से स्टार्ट होता है। तो ये आपको फ्रेशनेस लगेगा या आपके साथ जो रह रहे हैं उनके भी बिहेवियर में कुछ चेंजेस लगेगा? ये तो 3 दिन तो कम है ना फिर। क्योंकि ऐसा होगा ना कि जैसे जब मैंने भी अपने लाइफ में डिफरेंट डिसीजंस लिए, जो लोगों को लगा कि क्या कर रही है, तो शुरू में तो मुझे भी बोलने में अजीब ही लगता था ना, लेकिन डिसीजन तो माइंड से आया था कि नहीं, मेरे बच्चों के लिए ये ठीक है, मुझे ये करना पड़ेगा। मैं लिखती थी, मैं तो गाना भी गाती थी। तो गाना तो सबसे अच्छी एक्टिविटी है ना थ्रोट चक्र के लिए। तो जिसको बोलते हैं कि 3 महीने के अंदर अचानक से मुंह में जवाब भी आने लग गए, जिसको जैसा जवाब देना है। और ऐसा होता है ना, 6 महीने साल भर होते होते आपको फिर बोलने की भी जरूरत नहीं है। आपकी एनर्जी ऑरा पूरा चेंज हो जाता है। ऑरा में होता है ना ये सब आपका नेगेटिविटी, ये सुन लेगी। तो उसके बाद जो मुझे पुराने लोग जब अब मिलते हैं ना, तो वो लोग वापस वैसे बात नहीं कर पाते, क्योंकि पता है कि अब ये चेंज हो। अब शायद वो मेरे को देख भी नहीं रहे, ऑनलाइन सोशल मीडिया पर नहीं देख रहे हैं, कोई बात नहीं, लेकिन एक हम लोग किसी दूसरे इंसान से मिलने के 3 सेकंड के अंदर जज कर लेते हैं सबकॉन्शियसली किसके साथ कैसी बात करनी है। क्योंकि अगर ये कौन सी बातें टॉलरेट करेगा या नहीं करेगा। आप देखना, अगर कोई बातें किसी को बर्दाश्त करता, किसी को सुनने की आदत है ना, तो सुनाने वाले को कोई फर्क नहीं पड़ता, वो बहुत कुछ बोल देगा। लेकिन मैं वही बता रही हूँ, सबकॉन्शियसली 3 सेकंड लगते हैं इंसान को जानने में कि इसके साथ मैं क्या कोशिश कर सकता हूँ, क्या बोल सकता हूँ। आपका ऑरा चेंज कर जाता है। जब बोलने की अगर बात करें तो ट्रॉमा से फीमेल्स को ज्यादा देखने को मिलता है, क्योंकि या तो वो बहुत ज्यादा बर्दाश्त करती है, और बर्दाश्त करते करते जब उसकी हद पार हो जाती है तो बहुत ज्यादा शॉर्टली वो चीखने चिल्लाने लगती है। हाँ, ऐसा इसलिए क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया ना, स्ट्रक्चर फॉर्म, लिक्विड फॉर्म। तो औरत जो है वो लिक्विड, इमोशंस को भी लिक्विड ही की तरह प्रेजेंट किया जाता है। जैसे हम लोग ड्रीम्स में जब पानी देखते हैं ना, वो आपका सबकॉन्शियस माइंड और इमोशंस को
वो डिनोट करता है ड्रीम्स में। तो औरत जिसको बोलते हैं ना कि बर्दाश्त करने की एक क्षमता के बियॉन्ड जब वो चला जाएगा तो वो ऑब्वियसली वो जिसको बोलते हैं कि शाउट करके निकल जाएगी। मेल के साथ क्या होता है कि वो टूट जाएगा। आप देखो अभी ये टेबल है जैसे, तो इसको आप बहुत बार मारोगे तो वो लिक्विड नहीं होगा ना, वो स्पिल नहीं कर जाएगा, टूट जाएगा क्योंकि टूट जाएगा, सॉलिड है ये। तो वैसे ही औरत फिर चिल्लाने लगती है, वो गैशियस फॉर्म में आके चिल्लाने लगती है कि ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ। तो इसलिए ये चीज़ देखने के लिए मिलता है। और आदमी के लिए आप देखो कि वो एक्शन ले लेगा तुरंत। सुसाइड कमिट कर लिया उसने, दूसरे को मार दिया उसने, इतने सारे क्राइम्स। आप क्रिमिनल वर्ड सोचो, आपके दिमाग में आदमी आएगा, औरत नहीं आ रही है। बिल्कुल बिल्कुल। तो वो एक बहुत ही डेफिनेट और ज्यादा स्ट्रॉन्ग एक्शन लेगा क्योंकि वो सॉलिड चीज है ना, सॉलिड की तरह उसको रिप्रेजेंट, एक्शंस भी वैसे ही लेने एक्शंस है। और जो औरत है वो चिल्लाने लगेगी क्योंकि वो लिक्विड फॉर्म है। तो बिल्कुल। तो आपके एक्सपीरियंस में काफ़ी कुछ हमें भी सीखने को मिलता है, हमारे व्यूअर्स को भी सीखने को मिलता है। तो अगर आप अपकमिंग जनरेशन की गर्ल्स को कोई मैसेज देना चाहे तो आप क्या मैसेज देंगी? अपकमिंग जनरेशन की गर्ल्स को मैं एक पर्टिकुलर मैसेज ये देना चाहती हूँ कि ये जो पहले का जैसे हमारा 90s का जो वर्ल्ड था, वो जो रोमांटिक पिक्चर हमें दिखाई गई थी ना, उस रोमांटिक पिक्चर को करो साइड। ओके। सबसे पहले आप एक लिस्ट बनाओ कि आप क्या क्या चाहते हो अपने पार्टनर से, पहले आप खुद वैसे बनो। राइट, क्योंकि आप जैसे हो वैसी चीजें अट्रैक्ट करोगे। बिल्कुल। और मुझे लगता है ना कि सबसे बड़ा एक बैटल औरत की लाइफ में ये है ना कि जब वो बेटी होती है तब भी उसके नाम से कोई घर नहीं होता है, जब उसकी शादी होती है तब भी उसके नाम से कोई घर नहीं होता है, वो विडो बन जाए या फिर डिवोर्स हो जाए उसके नाम से घर नहीं होता है। पहले अपना घर खरीदो। घर खरीदो या ना खरीदो, हो सकता है ये बहुत बड़ा इन्वेस्टमेंट हो आपके लिए, लेकिन आप इतनी सक्षम बन जाओ, शायद ये बहुत ही एक्सट्रीम मैसेज होगा औरतों के लिए, लड़कियों के लिए, बट आप इतनी सक्षम बन जाओ कि कल को जब वो इमोशनल हार्ट ब्रेक हो या आपके साथ अब्यूज हो या भगवान ना करे जो भी हो, तो आप अपने लिए खुद खड़े हो सको। आपको ये नहीं देखना पड़े कि मेरा भाई साथ देगा कि नहीं, मेरे माँ बाप अग्री कर रहे हैं कि नहीं। मुझे लगता है कि रोमांस बहुत हवा वाली चीज़ है। अगर आपके भाग्य में है या फिर आप इतने अच्छे एनर्जी में घूम रहे हैं तो आपको आपका सोलमेट ज़रूर मिलेगा, लेकिन किसी के लिए भी अपने आप को छोटा मत बनाओ। स्टैंड इन योर पावर और पहले अपने आप को इस्टेब्लिश करो शादी या रोमांस के पहले। ये बहुत बड़ा मैसेज है कि किसी के लिए भी अपने आप को छोटा मत बनाओ, क्योंकि लोगों को लगता है कि सामने वाले को खुश करने के लिए खुद को आप डाउन दिखाते जाते हो। और जैसा आपने कहा कि अपना एक घर होना या खुद सक्षम होना बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं ना तो कोई साथ नहीं देता, सिर्फ लोग एडजस्ट करने की बात करते हैं। बिल्कुल। ओके, तो आपके ऊपर आप कितना एडजस्ट कर सकते हो? अब मैं एडजस्ट बिल्कुल नहीं कर सकती क्योंकि अब मुझे लगता है कि पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे से करी मैंने, आई एम वेरी क्रिएटिव, और मुझे लगता है कि मेरे ऊपर 2 रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, मेरे बच्चे। और अब मुझे लगता है ना कि अब मैं बिल्कुल भी किसी तरह का एडजस्टमेंट नहीं करना चाहती अपने पेरेंटिंग और अपने करियर या अपने इमोशनल हेल्थ के साथ। बिल्कुल। टाइम लगा समझने में, लेकिन समझ में आ गया। आई विश कि मुझे ये मैसेज 20 साल पहले मिल जाती, लेकिन दैट्स इट। कभी कभी अपनी गलतियों से ही हम सीखते हैं। बिल्कुल। ओके। सो बाकी आपको ये वीडियो, ये कॉन्वर्सेशन कैसी लगी हमें ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें, और आप अपने थॉट्स भी रखिए, क्योंकि हम किसी कंपैरिजन या कंपटीशन की बात नहीं कर रहे हैं और किसी के लिए भी हम कुछ गलत नहीं बात कर रहे, बट ज़रूरी है कि दोनों चीज़ों को बैलेंस किया जाए सोसाइटी में और दोनों के अधिकार की बात की जाए। और लड़कियों के लिए क्लियर मैसेज है कि खूबसूरत दिखना आपका हक है, अच्छा दिखना आपका हक है, हर कोई अच्छा दिखना चाहता है, लेकिन उसके साथ साथ आप अपने करियर की ग्रोथ के बारे में भी ज़रूर सोचें। और जैसा कि अरुणिमा जी ने बहुत अच्छा मैसेज दिया कि किसी के लिए भी खुद को आप छोटा फील मत कराओ, क्योंकि जब भी आप अपने आप को सबसे पीछे रखकर किसी और के लिए कुछ करते हो ये सोचकर कि सामने वाला आपको वैल्यू देगा, तो आप बिल्कुल गलत हो, क्योंकि जब आप खुद की वैल्यू नहीं करोगे तो सामने वाला कभी आपकी वैल्यू नहीं करेगा। इसके साथ हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और देश हित में काम करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।